चलो, कम्युनिकेशन पार्ट 2, ठीक है ना। एक टॉपिक न्यू पढ़ेंगे सुषमा, एक टॉपिक पुराना पढ़ेंगे, ठीक है ना। मतलब ओल्ड भी तुम लोगों का पढ़ा हुआ है और न्यू जो है वो नहीं पढ़ा हुआ है। तो जो न्यू है उसको पहले पढ़ लेते हैं और उसके बाद ओल्ड पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड। आज हम अपना लैपटॉप को बना के लाए फिर से। कल 2 दिन से दे रहा था ना प्रॉब्लम कि रुक जा रहा था रुक जा रहा था, तो फिर गए आज बनाने के लिए। तो 2 विंडो चढ़ा हुआ था उसमें, इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा था। तो डिलीट कर दिया। अब बोला कि फिर से प्रॉब्लम होगा तो फॉर्मेट मारना पड़ेगा। हम लोग ये लैपटॉप मेरे को अब पता नहीं क्या करेगा, भिजवा देगा हम लोग मेरे को बिकवा देगा। अभी हाल में ही SSD लगाए, फिर उसके बाद बैटरी लगाए, राज गए जाके बोले कि देखिए नहीं चल रहा, चलते चलते ऐसे फाइन चलता है एकदम, बहुत अच्छा चलता है। लेकिन क्लास का ड्यूरिंग ना रुक जाता है। तो बोला कि अच्छा ठीक है दो। तो हम बोले मे भी 2 विंडो चढ़ा हुआ, तो इस वजह से एक विंडो डिलीट कर दिया। बोला देखो चल रहा। अगर आप फिर से ऐसा किया तो फिर लेकर आओगे फॉर्मेट मारेंगे तो पैसा लेंगे। हम बोला हाँ। अब यही रह गया कि लैपटॉप के पीछे तक में बर्बाद हो गए। पैसा 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 कितना खा रहा है। अल्लाह करके चल जाए बाबा। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं बताई ना कि टॉपिक न्यू और न्यू टॉपिक में और ओल्ड टॉपिक में मिले। अली मिले सोना जाइए, ठीक है। आएंगे खेलेंगे, ठीक है, क्लास करा के आपके पास। चलो देखो, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, इसके बारे में बताएं। दादा साहेब फाल्के अवार्ड जो है इज द हाईएस्ट ऑनर इन इंडिया सिनेमा। बोल रहे कि इंडियन सिनेमा में ये एक हाईएस्ट ऑनर अवार्ड है। क्या? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अब हम लोग को ये सब भी पढ़ना है, सोच लो। कम्युनिकेशन में ऐड कर दिया। इंस्टीट्यूट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड प्रेजेंट एनुअली नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। बोला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो, उसके इंस्टीट्यूशन और जो एनुअली होता है ना नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड, वो प्रेजेंट करती है तुम्हारा दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। ये इसका पर्पस क्या है, ये दिया क्यों जाता है, बहुत अच्छे से समझना। और स्टैंडिंग कंट्रीब्यूशंस टू द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन सिनेमा, जो बहुत ही ग्रोथ किया हो इंडिया सिनेमा में, बहुत ही डेवलपमेंट किया हो, बहुत ज्यादा और स्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन किया हुआ। तुम देखी होगी कोई भी न्यू न्यू हीरो, न्यू एक्टर्स या एक्ट्रेस आते हैं, उन लोगों को नहीं दिया जाता है। तुम देखना, अक्सर दिया जाता है उन लोगों को जिनका मूवी बहुत ज्यादा हिट है या अपने करियर में बहुत ज्यादा अचीवमेंट मिला हुआ हो, उन लोगों को मिलता है दादा साहेब फाल्के अवार्ड, ठीक है। फिर बोल रहा है कि इसको प्रेजेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डिसाइड कौन किया जाता है, ये सब याद नहीं करना है कि डिसाइड कौन करता है, खाली मैं ऐसे ही लिख दी हूँ समझने के लिए। डिसाइड ए कॉमिटी ऑफ एमिनेंट पर्सनैलिटीज फ्रॉम इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज। इंडियन फिल्म इंडस्ट्रीज में जो एमिनेंट पर्सनैलिटीज होते हैं ना, उन्हीं का कमेटी बनता है। वही कमेटी डिसाइड करती है कि किसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया जाए या किसे नहीं दिया जाए, ठीक है ना। पहली बार 1969 में इसको बनाया गया था। किसको? दादा साहेब फाल्के अवार्ड। मैं ना सोची थी कि अवार्ड का भी फोटो रखूंगी। अब मैं जब PDF बना रही तब मेरे माइंड में आ रहा, मतलब पहले में जब नोट्स बना रही थी तब मेरे माइंड में आया था। गोल्डन कलर का होता है, बहुत अच्छा था। तो मैं सोची थी कि यहाँ पे रखूंगी पहला फ्रंट पेज में। लेकिन ना जब मैं PDF पहले स्टार्टिंग में था तो मैं पहले वही कि पहले बना लेती हूँ उसके बाद रखूंगी। अब जब PDF बना ली तब मेरे माइंड में आया, तो मैं छोड़ो रहने दो। तो बोले कि 1969 में दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है ये आया था इंडिया सिनेमा में। ये क्या है आखिर? फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड किसको मिला था? देखो कब आया था, तो 1969 में। ये अवार्ड कब आया था? 1969 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दूसरा कि सबसे पहला बार किसको दिया गया था इंडिया में दादा साहेब फाल्के अवार्ड? तो देविका रानी को। ये दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, ठीक ना। अच्छा, ये जो है दादा साहब के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे, ये है क्या? ढूंढराज, ठीक ना, ढूंढराज गोविंद फाल्के, ये थे इनका दादा साहेब फाल्के जो है ना, इनको बोला जाता है ढूंढे राज गोविंद फाल्के को, ठीक है। इनका ही फुल नाम, इनका ही शॉर्ट नाम है दादा साहेब। और उनका फुल दादा साहेब का अगर पूरा फुल नाम तुम देखोगी तो हो गया ढूंढे राज गोविंद फाल्के, ठीक है।
इनको क्या बोला था, फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। क्वेश्चन नहीं आया हुआ, लेकिन देखो मैं देखी इस बार की दादा साहब से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस वजह से मैं इसका पूरा लिया ही, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगा। ठीक है, ये भी नहीं पूछा गया कि दीपिका रानी को पहला बार मिला या नहीं मिला, मैं इसको अपने मतलब एग्जाम्पल्स के बेस पे मैं लाई हूँ कि सबसे पहली बार स्टार्ट कब हुआ था दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो 1969 में। दूसरी क्वेश्चन कि सबसे पहला कौन पर्सन है जिसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, दीपिका रानी। तीसरा क्वेश्चन कि ये किसके नाम पे है, तो धुंधराज गोविंद फाल्के। जो धुंधराज गोविंद फाल्के बोलो या दादा साहेब बोलो, इनको जो भी बोलो, चाहे इनको तुम दादा साहेब भी बोल सकते हो या धुंधराज गोविंद फाल्के भी बोल सकते हो, इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए, क्योंकि अभी तुम देख रही हो इंडिया का इंटरेस्ट किस तरफ क्या है, फिल्म इंडस्ट्रीज की तरफ इसका इंटरेस्ट गया है ना, एनटीए का। तो हम लोगों को वो पढ़ना है, तो अब ये फादर भी तो पढ़ना पड़ेगा, मे भी आ जाए। तो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा अगर पूछे कौन है, तो अगर ढूंढराज गोविंद फाल्के लिखा हुआ तो मैं वो मारूंगी, अगर दादा साहेब मिला लिखा हुआ तो दादा साहेब मारूंगी। ठीक है, हो गया। उसके बाद बोला कि ये जो ढूंढराज थे ना, ये डायरेक्टर थे, इन्होंने डायरेक्ट किया था इंडिया का फर्स्ट फुल लेंथ फीचर वाली फिल्म। ठीक है ना, इन्होंने फर्स्ट फुल लेंथ फीचर वाली फिल्म को डायरेक्ट किया था, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र 1913 में। पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन है, और ये मैं देख के नहीं बनाई थी, ये मैंने क्वेश्चन देखी थी कि पॉलिटिकल, मैं तुम लोगों का मुंह से सुनी थी कि दादा साहब फाल्के अवार्ड आया था, तो मैं इसको बनाई पहले पूरा अच्छे से बना ली, तब जाके मैं पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन देख रही, तो देख रही हूँ कि इससे क्वेश्चन आया हुआ। ठीक है, ये तो मैं इंपॉर्टेंट बात उठा के मैं यहाँ पे लिख के हाईलाइट कर दी, लेकिन देख रही हूँ कि इससे क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का शिफ्ट में आया। ठीक है ना, तो ये पेपर 1 में आया था। हाँ, पेपर 1 का ये कम्युनिकेशन टॉपिक में आया हुआ है। ये ज, ये जब तुम लोग का मुंह से मैं सुनी थी कि दादा साहेब फाल्के अवार्ड आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत तुम लोग बोली थी, तो उस बेसिस पे मैं जब इसको बनाई और मैं पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन लेने गई, तब मैं देख रही हूँ कि उसमें ये है, क्योंकि तो हमको लगा कि वही में होगा कि तुम लोग बोली थी, तो मैं देख रही ये वाला है। ठीक है, तो समझना, ये मैं बना दी थी तब मैं देखी कि है। इसको बोला जाता है, अगर एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आएगा कि इंडिया का फर्स्ट फुल लेंथ फीचर वाली मूवी कौन है। ठीक है, अगर ऐसे भी पूछे एग्जाम में तुमसे कि इंडिया का फर्स्ट फुल लेंथ लेंथ फीचर फिल्म कौन है, तुम्हारा आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र 1913 की मूवी है ना, राजा हरिश्चंद्र मूवी का नाम था, राजा हरिश्चंद्र, और ये मूवी 1913 की है। अच्छा, मैं इसका हीरो भी लिखी थी, रुको तो मैं इसका हीरो लिखी हूँ, अरे बाबा रे, लग रहा डिलीट ही कर दी। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो आ जाओ। अब किसको किसको मिला है, कुछ कुछ पर्सन का तो याद करना पड़ेगा। देखो ये सारा न्यू है, ठीक है, ये सारा न्यू वाले हैं, और जो नीचे है ना वो ये पुराने वाले। अब तुम लोग बोलेंगे कि न्यू, क्योंकि और भी बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ तुम्हारा इसमें से। ठीक है, तो सिर्फ तुम लोगों का सिर्फ में ये क्वेश्चन नहीं आया, मेरी फ्रेंड को भेजी थी अपने शिफ्ट का क्वेश्चन, उसमें भी मैं देखी कि दादा साहब फाल्के का क्वेश्चन आया, मैचिंग नहीं था, मैचिंग वाला दूसरे शिफ्ट में था, जो कि मुझे वो अभी मिला नहीं। मेरे फ्रेंड मेरे को बोला था कि है मैचिंग वाला, मांगे नहीं दिया मुझे, लेकिन मेरी फ्रेंड मुझे भेजी थी, तो उसमें था कि इनमें से किस किस पर्सन को दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला हुआ। ठीक है, तो देखो एक नंबर से अगर हम देखेंगे तो दीपिका रानी से है, तो हम लोग पूरा नहीं याद कर पाएंगे, लेकिन हम लोग एक ट्रिक के थ्रू याद करेंगे, मतलब एक माइंड में बैठाएंगे। ठीक है, कि कौन कौन। देखो, शाहरुख खान को दिया गया है, पहले तो जो हम लोगों को नाम याद है, जिसको हम लोग जानते हैं, उसका नाम याद करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग पढ़े क्या, कि सबसे पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड किसको मिला, क्योंकि इतना सारा याद करना पॉसिबल है ही नहीं। फिर क्वेश्चंस करेंगे जब हम लोग 2025 का उसमें आएगा, तो उसके थ्रू हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, और बाकी इसमें कौन याद करेंगे, जो हम लोगों का नाम याद है, जो हम लोग सुने फिल्म इंडस्ट्रीज में। ठीक है, वो, और बाकी जो क्वेश्चन में आया हुआ है वो करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो अभी देखेंगे कि सबसे पहले किसको मिला था 1969 में। 1969 से ही तुम्हारा स्टार्ट हुआ था दादा साहेब फाल्के अवार्ड। ठीक है, तो 1969 में किसको मिला था, दीपिका रानी। ये याद करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, याद करेंगे। ठीक है, दीपिका रानी याद करेंगे। पहले किसी मिला था दादा साहेब फाल्के अवार्ड, तो वो है तुम्हारा दीपिका रानी। हाँ, दीपिका रानी, मेरे साथ याद करो तो याद हो जाएगा। माना कि मैं ये नहीं बोल रही कि पूरा याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके याद हो जाएगा। ठीक है, चलो अब हम लोग ऊपर से पढ़ते हैं। रिसेंट में किसको मिला था, शाहरुख खान को 2024 में मिला। ठीक है, शाहरुख खान को हम लोग जानते हैं भाई, ऐसा बात नहीं है। यहाँ पे लग रहा मुझे मिटा गया मूवी का नाम, प्रण लिखा हुआ, प्रण ऐसा कोई मूवी आया था 2012 में, शाहरुख खान की कोई ऐसा मूवी था प्रण करके।
छोड़ दो, ये छोड़ दो, हाँ, ये याद करो खाली कि 74th 2024 में शाहरुख खान को मिला था, ठीक है। रेखा को भी मिला है, रेखा को भी हम लोग पहचानते तो हम लोग याद करेंगे। मिठुन चक्रवर्ती को मिला है, वहीदा रहमान को पहचानते ही मिला, देख लो ये 4 पर्सन हम लोग को जान पहचान का। 2024 से चल जाओ, 2024, 23, 22, 21, ये 4 आदमी को हम लोग पहचानते हैं। वहीदा रहमान को पहचानती हो तुम, और आरसी तुम लोग पहचानती हो दोनों, पहचानती हो ना? हाँ तो नहीं पहचानती हो, अच्छा चलो ठीक है, फिर भी नाम से याद कर लो, ठीक है। मिठुन चक्रवर्ती को तो जानती हो ना, रेखा को जानती हो ना, शाहरुख खान को तो सभी जानते हैं, हाँ ठीक है। तो ऐसे याद करोगे, सबसे पहले शाहरुख खान, फिर रेखा, फिर मिठुन चक्रवर्ती, फिर वहीदा रहमान। अभी मैं याद कराऊंगी, ठीक है ना। जो जो पहले इंपॉर्टेंट बहुत कर दे। आशा पारिके हम लोग नहीं जानते, लेकिन एक बार पढ़ो आशा पारिके। रजनीकांत को जानते हैं, साउथ का हीरो। आशा पारिक को जानती हो ना? हाँ हाँ, हम भी जानते हैं आशा पारिक को, हम भी जानते हैं, लेकिन हमको लगा तुम लोग नहीं जानती। आशा पारिक, उसके बाद तुम्हारा, अच्छा नहीं सॉरी, देखो ना ये मेरे से गलत हो गया, मैं तुम लोगों को क्या बोल रही हूँ, ये अलग है, ठीक है ना, ये अलग है। हाँ एक्चुअल में पता मेरा दिमाग आजकल का हुआ है, मेरा ना नींद पूरा हो नहीं रहा, इतना सारा काम मेरा एकदम मतलब, एक तो घर का काम रह रहा है, और उसके बाद मैं इतना सारा बर्डन ले ली, तो मेरा नींद पूरा नहीं हो रहा ना। मैं मेरे सामने वो चीज है, लेकिन मैं गलत कह दे रही हूँ। मुझे वो ठीक करना पड़ेगा आज। मैं कल इतना सोई हूँ ना, यही के चक्कर में कि मेरा नींद पूरा नहीं हो रहा, और आज मुझे खुद नींद पूरा करना पड़ेगा, तो मैं पागल हो जाऊंगी। क्योंकि मैं देख रही हूँ, मैं ऑब्जर्व भी कर रही हूँ कि एक दो दिन से क्लास में से गलत हो जा रहा, मतलब कुछ कुछ में से मिस्टेक हो जा रहा, क्योंकि मेरा नींद नहीं पूरा हो रहा। मतलब क्या हो रहा है कि नींद पूरा नहीं होता ना, तो तुमको सामने का वो चीज है, तुम्हारा माइंड नहीं काम करेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ। वो देखो अभी मैं पकड़ी इसको, अब मैं ही नोट्स बनाई, मैं ही सब कुछ की, लेकिन मेरे माइंड से निकला हुआ है। मेरा इतना सर फट रहा ना नींद की वजह से, मैं क्या बता। लेकिन नहीं, ये गलत बात है ना, जल्दी से आप ना तो मेरा दूसरा बीमारी हो जाएगा बहुत प्रॉब्लम है। जब इस स्टेज में इंसान आता है ना, हाँ वही बात है ना, छोड़ दिए बहुत सारे क्लास छोड़ दिए हैं, बहुत सारे क्लास छोड़ दिए। बर्डन पता है किधर बढ़ गया तुम्हारा, जो वही एमसीक्यू बुक वाला बनाने वाला रह रहा, उसके वो लड़का भी पैसा मांग रहा था मुझसे, इतना सारा चार्ज कर रहा था कि हमें ना कवर का पैसा इतना लेंगे, तो हम बोले कि हम अपने से ही कवर बना लेंगे, रहने दीजिए, और बना भी लिए खूब अच्छा से, ठीक है। अब वो बना रहे, फिर हमको आर्टिकल लिखना है, इतना सर फट रहा ना, मेरा नींद पूरा नहीं हो पा रहा, लग रहा क्या फट रहा। अरे अभी स्ट्रगलिंग का ये है ना सुषमा, आरती, स्ट्रगलिंग जब इंसान करता है ना, तो बहुत परेशान रहता है, बहुत ज्यादा। सच में हम जब नेट का प्रिपरेशन कर रहे थे ना, तो मुझे इतना नहीं प्रॉब्लम हो रहा जितना अभी हो रहा। क्योंकि तुम लोगों का भी मुझे नोट्स बनाना रहता है, मॉडिफाई करना रहता है, कि जो नया ऐड किया हो तो उसको तो चेंज करना ही पड़ेगा, है ना। तो उसमें क्या नहीं, लेकिन हम कल से ऑब्जर्व किए ना, तो मैं कल थोड़ा सोई, कल बारिश भी हो रहा था, तो बहुत अच्छे से नींद आ गया। बहुत जमाना बाद हम कल दोपहर में सोए, क्योंकि आफिन का एग्जाम खत्म हो गया था, और कोई क्लास कराना था नहीं, तो मतलब आराम से सो गई बहुत अच्छे से। लेकिन आज हम नहीं सो पाए, आज नहीं सोए, आज हम चले गए थे वही लैपटॉप बनाने के चक्कर में, ठीक करवाने के चक्कर में, तो वही वही वजह से मेरा नींद नहीं पूरा हुआ। एक दो दिन सोऊंगी ना, फिर माइंड ठीक हो जाएगा। ऐसा लग रहा है क्या सब चीज मेरे माइंड से भूल रही हूँ, ऐसा लग रहा है। चलो तो वही मैं बता रही हूँ, ये अलग है और ये अलग। क्या बोली इसमें? हाँ हाँ बिल्कुल, मुझे रेस्ट का जरूरत है, नहीं तो पता मैं पागल हो जाऊंगी, मुझे भी लग रहा। इतना ज्यादा बर्डन नहीं, बहुत ज्यादा बर्डन हो गया है, मतलब इंसान का लाइफ में प्रॉब्लम भी बहुत होता है ना सुषमा, इंसान को देखने में लगता है कि इंसान का लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सच पूछो तो हर एक पर्सन के लाइफ में प्रॉब्लम है, बहुत 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 ज्यादा। एक तो तुम्हारा जॉब का प्रॉब्लम रहता है, फिर इंटरनल प्रॉब्लम, पर्सनल प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम जॉब। जिस दिन मेरी जॉब लग जाएगी ना, मेरा बहुत, देखो जॉब की वजह करना, तुम जॉब की वजह करना बहुत ज्यादा बर्डन, बहुत ज्यादा बर्डन। पहले जानती हो तुम, यकीन नहीं करोगी। हाँ वही वही बात मेरा भी हो जाता, तो मैं क्या करती हूँ, जब मेरा दिमाग खराब होता है ना, हम फेसबुक पे चल जाते हैं। मेरा हम फेसबुक पे देखेंगे इतना सारा मैसेज है, कोई एक लड़का को पकड़े मैसेज रिप्लाई कि हालांकि इतना गलत बात है ये, मैं किसी से नहीं करती बात, लेकिन जब कभी किसी से मेरा लड़ाई वड़ाई हो गया, जैसे फ्रेंड वगैरह से,
या हो जाता है थोड़ा आदमी का इंटरनल प्रॉब्लम वगैरह, तो एकदम माइंड चिड़चिड़ हो जाएगा, तो फिर जाऊंगी मैं क्या करूँ कैसे अपने माइंड को शांत करूँ। तब जाके हम मतलब एक होता है ना इंसान किससे बात करे, इंसान का मतलब घबरा जाता है, तब जाके आदमी आदमी इधर उधर बात निकालता है, मतलब नॉर्मली बात करता है, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करता है, लेकिन लगता है आदमी को जॉब का ही बारे में, एकदम आदमी इतना प्रेशर है ना, जिस दिन जॉब हो जाएगी ना सारा प्रेशर खत्म, सारा प्रेशर खत्म, लाइफ में जितना प्रॉब्लम है ना सब खत्म, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, सच बोल रही हूँ। और मेरा तो इतना सारा प्रॉब्लम है ना, बाप रे बाप, मैं क्या बोलूं, लाइफ में मेरा खुद है दीदी, हम पे एकदम शांति नहीं है, एकदम जीवन में मेरा ना कब जो स्थिरता आएगा पता नहीं, अच्छा नहीं लगता है। ये बात तो तुम सच बोली सुषमा, बहुत दिमाग खराब हो गया, बहुत ज्यादा। और एक पता है, सोच रहे जल्दी से कब खत्म हो कोर्स। हाँ वो तो तुम्हारा एक और एक्स्ट्रा होता है, एक और बात याद रही, इसको पॉज करिए। तो आप क्या सोचे, जो लड़की लोग अपने से करती है वो ज्यादा अच्छा, कि जो हम लोग भरोसा पे बैठे वो ज्यादा अच्छा। चलो क्या बोलिए सुषमा, हाँ रिलेटिव्स को ज्यादा फिक्र हो जाती है। अब मेरी आंटी है, मेरी अपनी आंटी चच्ची जिसको बोल रहा था, उनकी बेटी का शादी इतना लेट में हुआ, इतना लेट में हुआ, सबको इतना अच्छा से जवाब देती थी ना, कोई उसे पूछता था ना एकदम मुंह ही चुप कर देती थी कि मेरी बेटी तो भागी भी नहीं जा रही ना, उसका अच्छा लड़का ढूंढेंगे, उसका लायक का, उसका बराबरी का, तो शादी करेंगे ना, किसी जिससे तिससे तो हाथ नहीं पकड़ा देंगे ना, ऐसे जवाब देती थी, चुप ही हो जाती थी। चलो कहाँ से कहाँ बात वहां से, चलो स्टार्ट। तो वही मतलब बोले थे शाहरुख खान, रेखा, मिठुन चक्रवर्ती और वहीदा रहमान। मेरा ऐसा कोई बात होता है ना, मेरा मेरा पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, और मेरे माइंड भी थोड़ा ये हो जाता है, इस वजह से 2 दिन से मेरा दिमाग एकदम खराब हो रहा था। आशा पारिक और रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना, ये सब हम लोग जानते हैं, देख रही हो, सबका नाम याद रखो, शाहरुख खान, रेखा, मिठुन चक्रवर्ती, वहीदा रहमान, आशा पारिक, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन और तुम्हारा विनोद खन्ना, ये सबको क्या मिला हुआ है, दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला हुआ, एक बात हो गया। तुम लोगों को और कोई नाम याद है, बताओ तो, जो कि एकदम हीरो होगा बहुत, अमिताभ बच्चन का जमाना का, बताओ तो, याद है किसी को भी? हमको तो नहीं पता ये सब। धर्मिंदर, धर्मेंद्र पता है। धर्मिंदर को नहीं मिला दादा साहब फाल्के अवार्ड, ठीक है। हाँ। राजेश खन्ना शायद उसको भी नहीं मिला, ऋषि कपूर, ऋषि कपूर को भी शायद नहीं मिला हुआ। जो ऐसे याद रखो, इतना याद करना हम लोग बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा इतना याद करेंगे तो, ठीक है। तो एक तो हम लोग ये ट्रिक यूज करेंगे कि जो एकदम फेमस फेमस हीरो है उसको देखेंगे उसमें किसको मिला, जैसे रजनीकांत है तो रजनीकांत को मिला हुआ है, ठीक है। अमिताभ बच्चन को भी मिला हुआ है, ठीक है। हीरो में विनोद खन्ना को भी मिला हुआ है, ठीक है ना। के विश्वनाथन हम लोग नहीं जानते, लेकिन एक बार पढ़ लेते, के विश्वनाथन को मिला हुआ है, मनोज कुमार को मिला हुआ है, शशि कपूर को मिला हुआ है, अमिताभ बच्चन ऋषि कपूर से फैमिली से बिलोंग करते, गुलजार, गुलजार को मिला हुआ है, गुलजार को तुम लोग नहीं जानती होगी, पर मैं जानती हूँ क्योंकि ये बहुत बड़े ये क्या नाम, सिंगर थे गुलजार, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा प्रण को मिला हुआ है, सौमित्रा चटर्जी को मिला हुआ है, के बालाचंद्र को मिला हुआ है, डी रामनायडू को मिला हुआ है, वी के मूर्ति को मिला हुआ है, मन्ना दे को मिला हुआ है, माना दे को मिला हुआ है, एक बार कल देख लेते हैं। तपन सिन्हा को मिला हुआ है, श्याम बैनगल को मिला हुआ है, एडोर गोपाल कृष्ण को मिला हुआ है, मृणाल सिंह को मिला हुआ है। हम लोग का जान पहचान में शाहरुख खान, मिठुन चक्रवर्ती, वहीदा रहमान, आशा पारिक, रजनीकांत, अमिताभ बच्चन, विनोद खन्ना और गुलजार, ये लोगों को मिला हुआ, बाकी अननोन पर्सन है, ठीक है, जिसको हम लोग नहीं जानते। बाकी इतने लोग जो आएंगे ना तो इसको हम लोग भी नहीं जानते, तो इसमें देख लेते हैं यार कौन कौन। देव आनंद, यश चोपड़ा, यश चोपड़ा को कौन नहीं जानता है बताओ, मोहब्बतें फिल्म का जो डायरेक्टर है। हिंदी सिनेमा में बोला जाता है कि मतलब ऐसा बोला जाता है, पता नहीं, कि जो यश चोपड़ा का मूवी में काम नहीं किया वो इनकम्प्लीट है। यश चोपड़ा देखी होगी हर फिल्म, तुम्हारा प्रोड्यूसर कौन होता है, यश चोपड़ा ही होता है ना। यश चोपड़ा, अभी रानी मुखर्जी का हस्बैंड जो है आदित्य चोपड़ा,
यश चोपड़ा का बेटा है। मोहब्बती फिल्म का नाम सुनी होगी, वही का है। आशा भोसले, भोसले सुनी होगी। घोंसले बोल रहे। भोसले बोले ना, घोसले थोड़ी बुलाता है, बी लिखा हुआ है। हाँ, तो हाँ, आशा भोसले ही ना बुलाता है कि घोसले बुलाता है, बोले तो। नहीं आप घोंसले बोले ना तो फिर आप बोले भोसले। आशा भोसले। हाँ, भोसले बुलाता है। आशा भोसले, हरीश केस मुखर्जी, बी बी आर चोपड़ा, कभी प्रदीप। पूरा नहीं याद होगा लेकिन एक बार हम लोग पढ़ेंगे और जो क्वेश्चन में आया होगा उसको आके रिवाइज करेंगे, ठीक है। शिवाजी गणेशन, राजकुमार, दिलीप कुमार को जानती हो? दिलीप कुमार को, हाँ दिलीप कुमार को हाँ, जानती हो? तो नाम दिलीप सुना है। कुमार को भी मिला हुआ है, बिल्कुल, मैं तो जानती भी हूँ, ठीक है ना। मजरू सुल्तानपुरी, मजरू है, देख लो, मजरू, मजरू सुल्तानपुरी को मिला हुआ है। भूपेन हजारिका को मिला हुआ है। दादा साहेब फाल्के अवार्ड। अक्नैनी नगेश्वरा रॉय को मिला हुआ है। लता मंगेशकर को सब पहचानता है, इनको मिला हुआ है। अशोक कुमार को मिला हुआ है। राज कपूर को मिला हुआ है, राज कपूर को भी सब पहचानता है। बी नग्गी रेड्डी को भी मिला हुआ है। वी शांतारमन को भी मिला हुआ है। सत्यजीत रॉय को भी मिला हुआ है तुम्हारा क्या, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। उसके बाद है दुर्गा कोथे को मिला हुआ है, दुर्गा कोथे। एल वी प्रसाद को मिला हुआ है। नौशाद को मिला हुआ है। पैडी जयराज को मिला हुआ है। सोहराब मोदी को मिला हुआ है। रायचंद्र बोरल को मिला हुआ है। नितिन बोस को मिला हुआ है। इन सबको मिला हुआ है क्या, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और यहाँ पर भी है। उसके बाद कनन देवी को मिला हुआ है। धीरेन्द्र नाथ गांगुली को मिला हुआ है। बॉमी बॉमी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी, बॉमी रेड्डी नरसिम्हा रेड्डी को मिला हुआ है। रूबी मैयर्स सलोचना, सलोचना को मिला हुआ है। पंकज मलिक को मिला हुआ है। पृथ्वीराज कपूर, ये वाला देख लो, ये अभी मैं आगे पढ़ाऊंगी। पृथ्वीराज कपूर को भी मिला हुआ है। वीरेंद्रनाथ सरकार को मिला हुआ है ना, वीरेंद्रनाथ सरकार को। और दीपिका रानी को पहली बार मिला हुआ है। दूसरी बार नीचे से पहली बार किसको मिला हुआ है, तो दीपिका दीपिका रानी को मिला हुआ है। दूसरी किसको मिला हुआ है, तो वीरेंद्रनाथ वीरेंद्रनाथ सरकार को मिला हुआ है, ठीक है। और तीसरी में किसको मिला हुआ है, तो पृथ्वीराज कपूर को मिला हुआ। एक चीज और मुझे बताओ, क्या राजेश खन्ना तुम पढ़ी इसमें? राजेश खन्ना था, बताओ जल्दी से मुझे नहीं नहीं अच्छा, धर्मेंद्र था, नहीं और अच्छा राजेश हो गया, धर्मेंद्र हो गया, ये लोग नहीं था। और पुराना हीरो में कौन है, जो अनिल कपूर वगैरह लोग को भी नहीं मिला हुआ, देख लो, ठीक है ना। नहीं मिला। तो कम से कम ऐसे याद करो, ठीक है ना, कम से कम ऐसे राजेश, धर्मेंद्र और जितेंद्र को भी नहीं, ऋषि ऋषि कपूर भी कपूर नहीं को है, भी मिला है। जतिंद्र भी नहीं, एक मिनट रुक जाओ, विनोद खन्ना है, विनोद खन्ना को मिला हुआ है, देख लो, विनोद खन्ना है, हाँ विनोद खन्ना को विनोद पढ़ाया। खन्ना को मिला हुआ है तुम्हारा, ठीक है। विनोद खन्ना को मिला हुआ है, विनोद खन्ना को मिला हुआ है। और उसके बाद तुमको किसको मिला हुआ है, विनोद खन्ना को मिला हुआ है। और एक और आदमी को नहीं मिला, रुक जाओ, जतिंद्र को भी नहीं मिला हुआ, जतिंद्र। तो देखो इतना सारा याद करना तो हम लोग पॉसिबल नहीं है। कम से कम हम लोग ट्रिक से याद करें कि 50% क्वेश्चन सॉल्व होने का पॉसिबिलिटी हो। एक तो हम लोग नीचे से याद किए, एक जो हम लोग को याद था जो पर्सन, उन लोग को हम लोग को याद किए, नीचे से 3 आदमी का याद किए, दीपिका रानी है ना, वीरेंद्रनाथ सरकार और पृथ्वीराज कपूर, ठीक है, ये 3 को हम लोग नीचे से याद किए। ऊपर से शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन है, रेखा है, मिठुन चक्रवर्ती को भी मिला हुआ है, ओके, लता मंगेशकर, आशा भोसले, इन सबको मिला हुआ है, ठीक है, जो हम लोग जानते हैं जो पर्सन को। बाकी अब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आएगा उनको रखेंगे, बाकी और एक्स्ट्रा नहीं रखेंगे, क्योंकि इतना सारा याद करके दिमाग नहीं खराब करना एक क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पहले सॉल्व करो, उसके बाद मैं ये सब पढ़ाऊंगी, ठीक है। मे भी कुछ तुम लोगों का प्रॉब्लम बर्डन कम हो जाए। बोला नॉट रेसिपेंट्स दादा साहेब फाल्के अवार्ड, कौन नहीं लिया है? तो भाई देखो इतना सारा याद करना तो पॉसिबल नहीं है, तो जो नहीं लिया उसको हटा दो। ऑप्शन नंबर 4 बोलो सुषमा। 4
4 4 कैसे बता? धर्मेंद्र को नहीं मिला, राजेश खन्ना को नहीं मिला, राजेश खन्ना को नहीं मिला और धर्मेंद्र को नहीं मिला, तो ABC हो हाँ जाएगा ना तुम्हारा। शम्मी कपूर को भी कहाँ मिला? ओ हाँ सॉरी, शम्मी कपूर को भी नहीं मिला। हाँ अच्छा, यहाँ पे हमको नॉट, देखो मैं तुम लोगों को नॉट बोली, मुझे लग रहा है यस वाला मांग रहा है, सॉरी। हाँ शम्मी कपूर भी नहीं है, सही बोली, शम्मी कपूर भी नहीं है। शम्मी कपूर नहीं है, लेकिन ये है, रुक जाओ मैं दिखा दे रही हूँ। वो कपूर खानदान से को मिला है, रुक जाओ मैं दिखा रही हूँ। कहाँ गया कपूर फैमिली, मैं दिखा दी। दिलीप कुमार है, और यह देखो शशि कपूर है, शम्मी कपूर नहीं है लेकिन शशि कपूर है, याद रखो। और न ऋषि कपूर भी नहीं है, ऋषि कपूर भी नहीं है, शम्मी कपूर भी नहीं है, लेकिन शशि कपूर है। कपूर खानदान से एक पर्सन को मिला है, ऐसे याद रखना, ठीक है। राज कपूर है, देखिए 1987 नीचे 1987 राज कपूर इन लोग से थोड़ी भी बिलोंग करता है। राजकुमार नहीं है, है, कहाँ है? 35 नंबर, 35 नंबर ऊपर। हाँ वहीं पे था, उसी पेज में था। ये बताओ, ईयर बताओ मुझे। 35 हाँ रैंक हाँ है, हाँ, नहीं सही बोली, राज कपूर है, राज कपूर है, सॉरी, हाँ ठीक। एक है राज कपूर, मतलब कपूर खानदान से 2 पर्सन को मिला, राज कपूर को और शशि कपूर को मिला। शम्मी कपूर को और ऋषि कपूर को नहीं मिला। यहाँ देखो, एक है तुम्हारा यहाँ पे शशि कपूर, ठीक है, और एक है यहाँ तुम्हारा राज कपूर। इन दोनों को मिला है तुम्हारा दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और सबका याद करना तो पॉसिबल है नहीं, तो ना से याद करेंगे, ठीक है। अंजलि जो क्लास छूट गया है उसको तुम देख लेना रिकॉर्डिंग में। चलो ये वाला क्वेश्चन, नहीं ये नहीं, ये वाला क्वेश्चन इस बार आया था ना, चलो सॉल्व करो। फर्स्ट फिल्म राज हरिश्चंद्र डायरेक्ट कौन सा मूवी किए थे? अभी पढ़ाई हूँ ये वाला। राजा हरिश्चंद्र ने डायरेक्ट किया था, सॉरी, राजा हरिश्चंद्र डायरेक्टेड बाय दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के ने राजा हरिश्चंद्र जो है फिल्म, उसको सबसे पहली बार डायरेक्ट कौन सा ईयर में किया था, बताओ। बोलना चाहोगी तुम लोग? ऑप्शन नंबर 3 नहीं बिल्कुल भी नहीं, अभी मैं ऊपर पढ़ाई हूँ। 1913। हाँ बिल्कुल। देखो इसका ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, देख लो, इंडिया का फर्स्ट फुल लेंथ फ्यूचर मूवी कौन है? तो राजा हरिश्चंद्र रॉय। फिर मूवी का ना क्वेश्चन दूसरा ऐसे भी पूछेगा कि राजा हरिश्चंद्र को डायरेक्ट किसने किया, तो गुंडराज गोविंद फाल्के पूछे, या धुंधराज, गुंड नहीं सॉरी, धुंधराज गोविंद फाल्के पूछ बोले, या दादा साहेब फाल्के रहे, दोनों का नाम सेम है। कब आया? तो 1913 में, ठीक है। चलो अब मैं दूसरा चीज पढ़ा रही हूँ, ठीक है। बोला TRP का मतलब क्या होता है? TRP का फुल फॉर्म बताओ। टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में। TRP क्या है? TRP जो है ये टेलीविजन रेटिंग पॉइंट है, मैट्रिक यूज टू मेजर द पॉपुलेटरी वाइड व्यूअरशिप टेलीविजन प्रोग्राम्स। टेलीविजन प्रोग्राम जो चलते हैं वो TRP से पता चलता है कि उसका व्यू कितना मिला और वो सीरियल कितना पॉपुलर है। जिसको ज्यादा व्यू मिलेगा उससे समझ में आता है कि वो सीरियल ज्यादा पॉपुलर है। पहले मैं एक सीरियल देखती थी, मेरी अम्मी देखती थी तो मैं भी देखती थी, क्या नाम था उसका, अब नहीं देखती क्योंकि अब मेरे को टीवी खराब हो गया, तो विष्टा क्या नाम था, जी पे चलता था, बड़ा बकवास सीरियल। जी टीवी का बस एक कॉन्सेप्ट, लड़का अमीर रहेगा, लड़की गरीब रहेगी, बस यही में चल रहा, तो चल रहा स्टोरी। और वही मैं कलर्स पे देखी तो मुझे अच्छा लगा। और वही जी टीवी पे उसका उसका TRP था जो कलर जो जी टीवी पे देता था, क्या नाम था, प्रीता वाला सीरियल, मेरी अम्मी इसको प्रीता वाला ही बोलती थी। कुंडली भाग्य, हाँ कुंडली भाग्य और कुमकुम भाग्य, दोनों में सेम स्टोरी, लड़का अमीर लड़की गरीब, फिर लड़का अमीर लड़की गरीब, और उन लोगों का दोनों का स्टोरी एक ही था। बस एक ही स्टोरी था, बहुत एक इरिटेटिंग। ही चीज अच्छा, दोनों में कोई चल रहा अगर कोई राज खुलने वाला है, कोई राज खुलने वाला है, ठीक है, पूरा खुल गया राज, पता चल रहा अभी तक ये लोग ये सपना देख रही थी, बड़ी गुस्सा लग रहा था। एक दिन मतलब मैं ऐसे नहीं देखती थी कि जानबूझ कर आके बैठ के, जैसे हम लोग को पहले रूम था नहीं,
मेरी भाभी रहती थी इस रूम में, तो उस रूम में हम लोग सबके रहते थे। तो हम लोग अपना पढ़ाई कर रहे हैं, मेरी अम्मी वहीं बैठ के अपना मोबाइल में देखती थी और पूरा आवाज एकदम आ रहा। तो कभी कभी कोई सीन आता है कि आज भेद खुलने वाला है, तो मैं आके बैठ जाती, देखिए देखिए कैसे खुलेगा भेद। भेद खुल गया, सब चीज हो गया, जो बदमाश था उसका भेद खुल गया। फिर पता चल रहा है कि हीरो ख्वाब देख रहा था। फिर दूसरे दिन उसी भेद खुला तो पता चला कि कोई दिन हीरोइनी ख्वाब देख रही है। तो वो बहुत बकवास सीरियल था। और टीआरपी एक में था, और उसमें कभी जीवन में पर्दाफाश नहीं हुआ, कभी नहीं कभी पर्दाफाश हुआ, कभी नहीं, कभी नहीं, लंबा चला वो सीरियल, कभी नहीं। बहुत दिन से देखे थे हम, कभी तो नहीं इस वजह से हम सीरियल नहीं देखते। हम साउथ मूवी कॉमेडी देखेंगे, हॉरर मूवी देखेंगे। इतना ड्रामा ड्रामा मूवी देखते हैं ना कि रात में डर से नींद आ जाता है। बहुत ड्रामा ड्रामा मूवी निकाल के देखेंगे हम, हॉलीवुड मूवी निकाल के देखेंगे या फिर साउथ का मूवी। साउथ का मूवी देखते हैं तो दिल खुश हो जाता है, एकदम हंसते हंसते अच्छा लगता है। और और हॉलीवुड मूवी देखो, हॉरर मूवी, इतना ड्रामा ड्रामा, वो लोग इतना माइंड लगा के मूवी बनाता है ना, मुझे समझ में आता है कि लोग कितना माइंड लगाता है। कि एकदम ऐसे होगा तो ऐसे होगा। अभी एक मूवी देखे, उसका नाम था क्लासरूम, क्या नाम था मूवी का, क्लासरूम डेड गेम, क्लासरूम डेड गेम। पता है मतलब हम यहाँ पे देखिए कि अगर ऐसा मूवी आता ना तो मूवी में ऐसा सीन कभी रखता ही नहीं, मतलब इमोशनल हो जाता है कि नहीं भूत नहीं मारेगा। जैसे तुम ये देखी होगी, जब ये आया था श्रद्धा कपूर का मूवी जो आया था, क्या नाम था, तो उसमें बहुत मतलब भूत किसी को मारता ही नहीं है। लेकिन हॉलीवुड मूवी में दिखाता है कि सबको मार देता है, बहुत अच्छा लगता है वो ऐसा मूवी देखने में। और तो इस वजह से मैं सीरियल देखना ही छोड़ दी कि रात जो खुलता ही नहीं है, और हीरोइनी जो है वो स्ट्रगल कर रहा है। तो एक सीरियल से क्या सीख मिल रहा कि हाँ जो गलत करो वो अच्छा है, विलन देखो ठीक है सरलीन देखो, सरलीन को कितने दिन बाद जाके ये मिला था, बाप रे बाप। इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगा था वो देख। सरलीन का बेटा आ गया, ये आ गया, वो आ गया, बाप रे बाप, दिमाग खराब हो गया। कितना दिन चला, अब खत्म हो गया क्या, क्या अभी भी देता है? क्या पता, हम लोग रिचार्ज ही करा नहीं पता। हम लोग में भी वही प्रॉब्लम है, रिचार्ज होता नहीं है वाईफाई से चलाते हैं। और मोबाइल में पैसा लगा दिया तूने। मेरी अम्मी नहीं देखती है, मेरी अम्मी भोजपुरी मूवी देखती है, वो गाँव की तरह देखती है। तो वही बोला कि पॉपुलैरिटी कैसे पता चलेगा, व्यूअर से, कि कितना आदमी, और उसका टीआरपी भी था बहुत अच्छा, ठीक है। तो वो बोला कि टेलीविजन का व्यूअर से पता चलता है कि उसका क्या टीआरपी है। जैसे तुम देखी होगी बिग बॉस, अभी बिग बॉस दे रहा, मैं नहीं देखती हूँ लेकिन थोड़ा बहुत कहीं कहीं क्लिप देख लेती हूँ। बेकार सा बहुत लगता है बेकार। घर का काम। वहां पे ना तुमको टीआरपी के लिए कुछ भी कर लेता है, मतलब देखती हो किसी का झूठ मूठ का रिलेशन बन गया, काहे ला टीआरपी बढ़ेगा। एक सीजन में देखी थी जब सिद्धार्थ शुक्ला आया था ना, अर्थना, तो वो मैं सीजन देखी थी बहुत अच्छे से, मुझे अच्छा भी लग रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा वहाँ फनी दिखा रहा था, वो देखी थी। तो देखना उस टाइम वो लोग आया था जब सिद्धार्थ शुक्ला, ये तो लोगों टीआरपी बहुत बढ़ा था क्योंकि बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो टीआरपी बढ़ा हुआ था, ठीक है। अभी भी वो एक आई तानिया मित्तल, तो वो भी उसका भी अच्छा दिखा रहा है कि बहुत फेंका फेंकी कर रही, बहुत अच्छा थी। तो वो कहने का मतलब ये नहीं, कहने का मतलब कि वो लोग क्या करती है, टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी करेगी बिग बॉस में, फिर टीआरपी नंबर 1 है, ठीक है। वैसे वो सीरियल ज्यादा दिन तक चलेगा। तो टीआरपी क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है परसेंटेज ऑफ द टारगेट ऑडियंस वाचिंग ए पार्टिकुलर शो स्पेसिफिक टाइम, कि मतलब एक तो बताया गया कि हाँ देखो ये ऑडियंस इसको देख रहा है, कितना परसेंटेज ऑडियंस देख रहा है। इसको मेजर्स किस चीज से किया जाता है, पीपल मीटर से, पीपल मीटर्स। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए कि टीआरपी को मेजर किससे किया जाता है, तो पीपल मीटर से किया जाता है, ठीक है। बोले हेल्प करता है ब्रॉडकास्टर्स एंड एडवर्टीजमेंट अंडरस्टैंड विच शो एंड बिंग वॉच द मोस्ट। इसको पता चलेगा कि कौन शो को कितने, टीआरपी से पता चल रहा है कि किस शो को कितने लोग देख रहे हैं, है ना। उसका क्या टाइम, उसका कितना टाइम है, कितने टाइम तक, जैसे कोई कोई सीरियल 2 टाइम भी देता है, सारा सीरियल 2 टाइम देता है, ठीक है। तो जब सारा सीरियल 2 टाइम देता है तो उसको जब लोग 2 टाइम देखेंगे, मतलब एक टाइम भी उसको मिल रहा पूरा व्यूअर, टीआरपी मिल रहा, दूसरे टाइम में भी मिल रहा। बहुत सारा लोग होते हैं ना कि मैं रात में नहीं देख रही तो रहने तो मैं दिन में देख लेती हूँ, तो वो सब उसे पता चलता है कि कितना इसका व्यूअर आ रहा, कितना टीआरपी। अगर टीआरपी नंबर 1 तो पब्लिक इसको ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि ये हाई टीआरपी होगा तो पैसा भी हाई होगा, हाई एड रिवेन्यू होगा, हाई एड रिवेन्यू, ठीक है ना। ज्यादा सीरियल देखेगा तो वहां पे ऐड भी देगा तो लोग ज्यादा ऐड देखेंगे, मतलब ऐड में जो, अब जो कोई सीरियल ही नहीं देख रहा, कोई सीरियल फ्लॉप है, उसको कोई देख ही नहीं रहा, तो वहां तो ऐड भी देगा तो वो चीज बिक्री नहीं होगा, है ना। लेकिन जो सीरियल को ज्यादा लोग देख रहे हैं तो वहां पे क्या होगा कि वहां ऐड देगा तो लोग ऐड को भी देखेंगे, मजबूरन देखना ही पड़ता है ना। तो वही बात बोल रहा है कि टीआरपी ज्यादा होगा तो सीरियल को डिमांड भी ज्यादा होगा।
टीआरपी का फुल फॉर्म याद कर लेना, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट टॉकी मूवी अगर पूछे, आला मारा, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट टॉकी मूवी पूछे कब आया था, तो 1931 में, आला मारा। अच्छा, अगर पूछे इंडिया का फर्स्ट शॉन्ट फिल्म कौन होगा, तो यही होगा। टॉकी मतलब क्या, बातचीत करने वाला। अच्छा, पहले जमाना में मतलब मैं सुनी कि मूवी जो होता था ना उसमें आवाज नहीं रहता था। हाँ, सुन लो, कितना मैं सुना। कितना डेंजर बात है। ये टॉकी मूवी आया आला मारा से, बोलने वाली मूवी, ठीक है। और इसको अर्देशिर ईरानी जो है उन्होंने डायरेक्ट किया था आला मारा को। कब किया था, 14 मार्च 1931 में। ये एक लव स्टोरी है बिटवीन प्रिंस और गैस्पी गर्ल। मतलब गैस्पी गर्ल किसको बोलते हैं, जो खाना बदोश गर्ल्स, मैं बता रही हूँ। एक काम उम करने वाली लड़की होती है ना, आज यहाँ कल यहाँ परसों वहाँ, ठीक है। उस तरह से गरीब लड़की रहती है जो आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, घर का कोई ठिकाना नहीं है, उस तरह को बोला जाता है गैस पीस गर्ल, ठीक है ना। और प्रिंस, ऐसा तो फिर फिल्मों में ही होता है, कोई प्रिंस कोई गरीब लड़की को पसंद करे, ये सब तो मूवी में ही देता है। रियल लाइफ में तो मैं कभी देखी भी नहीं कि रिच पर्सन कोई पुअर लड़की को पसंद करे, होता है बताओ, कभी नहीं होता है। इक्वल में होगा, इक्वल में हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा, लेकिन इतना तो कभी, इतना डिस्टेंस तो मैं कभी नहीं देखी अपनी लाइफ में, कभी भी नहीं देखी। लड़की लोग गरीब, लड़की लोग अमीर रहती है तो गरीब लड़का से कर लेता है, लेकिन लड़का लोग अमीर रहता है तो गरीब लड़के से करने में नहीं करेगा करेगा ही नहीं। सबको अपना स्टेटस मांगता है ना। तो बोला ये जो मूवी था ये इंस्पायरेशन था तुम्हारा अमेरिकन फिल्म सो वॉट, जो 1929 में आई थी, सो वॉट, उसी से इंस्पायरेशन लिया गया था। हीरो कौन था देख लो, इसीलिए मैं बोली थी हीरो कौन था इसमें, लीड एक्टर कौन था, पृथ्वीराज कपूर। इसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला। गाना क्या था, दे 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 खुदा के नाम पर। फर्स्ट फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग था इंडियन सिनेमा में। अगर तुमसे पूछे कि फर्स्ट प्लेबैक सॉन्ग इंडियन सिनेमा में क्या था, मतलब यही मूवी में था, ये टॉकी मूवी है, तो टॉकी मूवी में अब गाना भी रहेगा, तो गाना रखा गया था तुम्हारा दे दे खुदा के नाम पे, ठीक है। किसमें था, तो आला मारा में, आला मारा में था, ठीक है। डायरेक्टर ईरानी, मूवी 1931 की, लव स्टोरी पे मूवी थी। फिर लीड हीरो कौन थे भाई, तो पृथ्वीराज कपूर थे, ठीक है। इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस कलर मूवी, इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस कलर मूवी कृष्ण कन्हैया, 1937 की मूवी है। मोती गिडवनी जो थे इसके डायरेक्टर थे, और ये इंडिया के फर्स्ट इंडिजीनियस मेड कलर मूवी थी, ठीक है। अब एक और आ जाओ, देखो मैं इसको कलर करना भूल गई, तो अब कलर करना भूल गई तो इसका मतलब नहीं, कलर यहाँ लिखी है देखो, ये वाला यहाँ है, चलो अच्छी बात है, वो डबल हो गया। मदर इंडिया, इंडिया की फर्स्ट, देख लो, फर्स्ट इंडियन फिल्म नॉमिनेटेड फॉर द ऑस्कर, या फर्स्ट मूवी जो एकेडमिक अवार्ड के लिए नॉमिनेटेड हुई है, फर्स्ट, पहली इंडिया की मूवी ना, बोला कि इंडिया की फर्स्ट ऐसी मूवी का नाम बता जो पहली बार ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई थी, ठीक है। नॉमिनेशन होना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। या फिर नॉमिनेटेड फॉर एकेडमिक अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए, इस मूवी को बोला गया था, मतलब नॉमिनेशन में क्या फीचर क्या रखा गया था, जैसे तुम देखी होगी अगर अवार्ड फंक्शन, कि सब फीचर रखता है कि इसको बेस्ट एक्टर के लिए, बेस्ट लीड एक्टर के लिए, सपोर्टिंग रोल के लिए, तो इस मूवी को क्या बोल के नॉमिनेट किया गया था कि फर्स्ट इंडियन, ये बोल के किया गया था नॉमिनेटेड फॉर एकेडमिक अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म को नॉमिनेशन में इंडिया से पहला बार कौन गया था, ये है मदर इंडिया, ठीक है। इंडिया में मदर इंडिया बहुत पुराना मूवी, मेरी अम्मी लोग देखी होगी मेरे ख्याल से। हाँ, हम भी देखे हैं, हम लोग के टाइम में वो ग्रेजुएशन में सिलेबस चेंज हुआ था तो मदर इंडिया देखे थे उसी टाइम। ये कैसा मूवी है, हिंदी लिए थे ना इलेक्टिव में, तो उसमें सिलेबस में था मूवी का देखना, मूवी था तो उसमें मदर इंडिया था, अच्छा हाँ फिल्म है, और था तारे जमी पर, हाँ और एक पुराना मूवी था, हाँ, आप लोग का था क्या? नहीं हम लोग को नहीं था, हम लोगों का ये था, मैं भी हिंदी ली थी,
तो हम लोग अमिताभ बच्चन नहीं, हम लिए थे ग्रेजुएशन में, हिंदी लिए थे, हम लिए थे नॉन हिंदी लिए थे, हम नॉन हिंदी लिए थे, हिंदी सीखने के लिए थे। हमको हिंदी एक भी नहीं आता था, मैं नॉन हिंदी लेके अपने अब्बी से सीखी थी, मैंने अपने पापा से। मैं था तो हिंदी लिए थे, नॉन हिंदी चल रहा था वहाँ पे उस टाइम। हम लोग के टाइम से केएनयू का सिलेबस हुआ है और सेमेस्टर शुरू हुआ है ग्रेजुएशन में। हाँ, तो उसी समय ये वाला उस टाइम ही ऐड किया गया था, तो ये हिंदी लिए थे ना, तो उसी में फिल्म देखना था, तभी देखे। नहीं, हम लोग में भी था नॉन हिंदी करके, तो मैं ली थी 50 मार्क्स का, ली थी जानबूझ कर ली थी, मतलब कोई कंपलसरी नहीं था, मैं जानबूझ कर ली थी सीखने के लिए। तो हम लोगों का था, अमिताभ बच्चन का फादर है ना, हरीशचंद्र राय बच्चन, उनका पोयम पढ़ना था, मधुशाला, कि हम लोग एक ही प्याला में खाते हैं पीते हैं तो फिर दुश्मनी क्यों, एक ही होटल में बैठते हैं तो हम लोग चाय पीते हैं तो एक ही प्याला तो होता, फिर हिंदू मुस्लिम में भाई भाई लड़ाई क्यों, मधुशाला में वो यह बात बोलते हैं, हरीशचंद्र राय बच्चन। वो मधुशाला में मुझे बहुत अच्छे से याद, मैं बहुत याद की थी ऐसे करके, कि जब एक ही प्याला में हम लोग चाय पीते हैं, होटल में जाते हैं तो हम लोग एक ही होटल में जाके चाय पीते हैं, तो वहां कोई जाता धर्म नहीं होता, तो फिर हम लोग क्यों करते जाता, ऐसे करके वो मधुशाला लिखे थे। तो मैं हिंदी जानबूझ कर पढ़ी थी कि मैं हिंदी सीखूं, और मुझे हिंदी आता है, ऐसा नहीं कि दम नहीं आता है, सिर्फ सीखने का पर्पज से ही तुम्हारा मैं ली थी, तो आ गया। बोलने नहीं आता, शुद्ध बोल नहीं पाती हूँ, बट आता है मुझे हिंदी, ठीक है। बंगाली भी बहुत कोशिश की थी सीखने के लिए, बंगाली भी थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए आता, कोशिश की थी लेकिन सीख नहीं पाई। बंगाली मुझे बहुत हार्ड लैंग्वेज है एक्चुअल में। मैं हिंदी में नाम भी लिख लूंगी अपना, मतलब हिंदी में मैं अच्छा खासा हिंदी आता मुझे, ऐसा बात नहीं है, वही ग्रेजुएशन में ही सीखी थी। अच्छा अच्छा, क्या पढ़ी थी, हाँ, क्या ऑस्कर अवार्ड, ऑस्कर का मतलब तुम्हें समझती हो ना, ऑस्कर अवार्ड किसको बोला जाता है? ऑस्कर का मतलब पता है ना, इंटरनेशनल अवार्ड होता है ये, ठीक है। और ऑस्कर अवार्ड इंडिया में किसको किसको मिला था, तुम्हारा सबसे पहली बार तो 1992 में शायद सत्यजीत रॉय को मिला था, जिसको दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी मिला था। और मदर इंडिया जो है वो नॉमिनेट हुआ था पहली बार 1958 में ना, अभी हम लोग पढ़े 1958 या 1957 जो भी बोलो, ठीक है। और तुम्हारा ए आर रहमान को मिला था, याद है ना, ए आर रहमान को मिला था, हाँ जय हो को मिला था, शायद गुलजार भी नॉमिनेशन हुआ था, हाँ। ए आर रहमान को म्यूजिक में मिला था, ये वाला याद रखना, न्यू मिला हुआ है ना इसलिए, इनको मिला था म्यूजिक में, स्लम डॉग मूवी में, स्लम डॉग मूवी का नाम था, हाँ स्लम डॉग ही नाम था, जो करोड़पति जैसा मूवी था ना स्लम डॉग, हाँ उसी में मिला था, स्लम डॉग मूवी बहुत अच्छा था, बहुत तगड़ा मूवी, तो मिला था ऑस्कर अवार्ड। तो ऑस्कर अवार्ड क्या होता है, मतलब ये तो इंटरनेशनल अवार्ड होता है, ठीक है ना, ऑस्कर अवार्ड। और उसके बाद बर्फी मूवी भी नॉमिनेट हुआ था तुम्हारा इसके लिए, ऑस्कर के लिए, लेकिन मिला नहीं था। और अभी हाल में एक और मूवी था, आलिया भट्ट थी और साउथ का दो हीरो था, वो भी नॉमिनेट हुआ था, देखो मुझे याद नहीं आ रहा मूवी का नाम, अगर तुम लोग को याद है तो मुझे बता दो, मेरे नाम याद नहीं आ रहा, आलिया भट्ट थी और दो हीरो था, क्या नाम था मुझे नहीं आ रहा, रिसेंटली अभी वो लोग नॉमिनेट हुआ था लेकिन शायद मिला नहीं था, सिर्फ नॉमिनेशन होना ही बड़ी बात है, ऐसी बात नहीं है, नहीं मिली कोई बात नहीं, बट नॉमिनेशन होना ही बड़ी बात है, ठीक है। तो ये तो हो गया, ठीक है ना, मदर इंडिया नॉमिनेट हुआ थे, इंडिया की पहली ऐसी मूवी थी जिसको ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया था, मदर इंडिया। ये न्यू टॉपिक कंप्लीट, अब 1 घंटा में कराऊंगी ओल्ड टॉपिक। क्वेश्चन करो। फर्स्ट टॉकी फिल्म मूवी आला मारा, ठीक है, कब किया, अभी हम ऊपर पढ़ाए तुम लोगों को। और बोलो 1931। तुम बोलो अंजलि। फर्स्ट टॉकी मूवी फिल्म आला मारा जो है ये 1931 की है, इसका डायरेक्टर भी याद कर लेना, ईरानी करके, ठीक है। और 1930 में कौन सी मूवी थी, जल्दी बताओ। बिल्कुल, अगर क्वेश्चन पूछे कि इंडिया का फर्स्ट फुल लेंथ मूवी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा हरिश्चंद्र राय, ये हाँ राजा हरिश्चंद्र राय 1913। और तुम अभी देखिए, अभी क्या पूछा है, राजा हरिश्चंद्र का डेट पूछा, डायरेक्टर कौन थे, ढूंढ राज गोविंद फाल्के बोलो या दादा साहेब फाल्के बोलो, इन्हीं के नाम पे तुम्हारा अवार्ड दिया।
सकता है। एक बार और रिवीजन कर लो, ये न्यू है ना। टीआरपी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट, सबसे इंडिया का फर्स्ट टॉकिंग मूवी या साउंड वाली मूवी अलामारा। डायरेक्टर ईरानी 1931। लीड हीरो कौन है? पृथ्वीराज कपूर। और सॉन्ग का नाम है दे दे खुदा के नाम पे। मूवी है, ठीक है ना। किशन कन्हैया इंडिया के फर्स्ट इंडिजीनियस कलर फिल्म। अगर पूछे इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस कलर फिल्म क्यों है, 1937 में आई थी। किसने? कन्हैया। गोती गिडवनी जो थे इसके डायरेक्टर थे। अच्छे, इंडिया की पहली ऐसी मूवी बताओ जो ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुई है, तो मदर इंडिया। अच्छा, डायरेक्टर का नाम देख लो, महबूब खान। चलो ये क्वेश्चन बताओ, उसके बाद में चलती हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग द पैरा लैंग्वेज में पढ़ाई थी, पैरा लैंग्वेज में क्या क्या आएगी? ऑप्शन ए। और बोलो, आरसी बोलो। अंजलि को तो नहीं पता, मैं उसको बता दी। एक नंबर ए है, बी है, ई है। अंजलि देखो, ये जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसके अंदर आता है पैरा लैंग्वेज। बाकी तो पुराना क्लास देख लेना। पैरा लैंग्वेज के अंदर आता है ये। इससे पहले ये 2025 का क्वेश्चन है, जितना है ना 2025 जून का क्वेश्चन है। और कल जो हम लोग मॉर्निंग में, आज मॉर्निंग में क्वेश्चन, आज नहीं कल सॉल्व किए थे ना कम्युनिकेशन का, तो वो क्वेश्चन पहले वाला क्वेश्चन था कम्युनिकेशन का। सोचो, तो कहने का मतलब है पैरा लैंग्वेज से कल भी हम लोग ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किए थे, जहाँ पे वॉइस था, वॉल्यूम था और पिच था। तो पैरा लैंग्वेज के अंदर क्या होता है? टोन ऑफ वॉइस होता है, इसको रट लो। टोन ऑफ वॉइस होता है एक नंबर। दूसरा क्या होता है? वॉल्यूम होता है 2 नंबर। तीसरा पिच होता है, ये रट लेना। पैरा लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर आती है। इसके अंदर टोन ऑफ वॉइस होता है, वॉल्यूम एंड पिच। मैं तुम लोगों को ऐसा पढ़ा दी हूँ ना कि तुम लोग भूलोगी नहीं। 50% तो तुम लोगों को याद हो ही जाएगा जब मैं क्लास कराऊंगी। 50% तुम लोगों को घर में याद करना पड़ेगा। कहने का मतलब 50% ऐसा चीज होता है जो तुम लोगों को याद हो जाता है। जैसे ये वाला भी बताई ना। अब हम लोग पढ़ेंगे पुराना पुराना सिलेबस, मतलब पुराना वाला टॉपिक, ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चन आए हुए इस बार 2025 में, ठीक है। इससे भी आया हुआ है, तो ये तो पढ़ भी करेंगे हम लोग। और न्यू वाला कंप्लीट हो गया, ठीक है। जो न्यू टॉपिक था वो कंप्लीट हो गया। लक्ष्मी, ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ जो कि मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ। पहले मैं न्यू टॉपिक लाऊंगी, ठीक है। पहले मैं न्यू टॉपिक लाऊंगी और उसके बाद ओल्ड टॉपिक लाऊंगी। दोनों में से क्वेश्चन आता है, ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट वो नहीं, दोनों इंपॉर्टेंट है। ये मैं करवा चुकी हूँ अगले बार, इसलिए इसको मैं ओल्ड नाम दी हूँ। ओल्ड का मतलब ये नहीं कि नहीं आएगा, इससे भी 2025 में क्वेश्चन आया हुआ, लेकिन अभी जो न्यू आया उससे भी आएगा। तो न्यू वाला कंप्लीट हो चुका है। और अंजलि और लक्ष्मी दोनों ये वाला जाके वीडियो देख लेना, ठीक है, ये वाला। और ओल्ड वाला चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ ठीक है। क्या बोल रही है अंजलि? कुछ बोल रही हो क्या? बोल रही हूँ कि इससे पहले जो क्लास हुआ ये वाला देख लेना, ये बोल रही हूँ, ठीक है ना। और लक्ष्मी को भी बोल रही हूँ देखने, दोनों मिलके देख लेना। अभी मैं डाल दूंगी। व्हाट आर द बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन, क्या होता है बैरियर और कम्युनिकेशन, क्या हो रहा है? मैं क्लास करवा रही हूँ, अंकल मार्केट चल गए थे इसीलिए। नहीं कल नहीं करवाई हूँ, आज करवाई हूँ, ठीक है। कल एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ था, कल अंजलि एमसीक्यू क्वेश्चन हुआ था, ठीक है। आज मैं कम्युनिकेशन करवा रही हूँ। कम्युनिकेशन टॉपिक जैसे कंप्लीट होगा, यहाँ पेपर 2 स्टार्ट हो जाएगा। और मॉर्निंग में मैं पेपर 1 एमसीक्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर चुकी हूँ, ठीक है ना। पेपर 1 कंप्लीट हो गया, रिसर्च, टीचिंग एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, हाई एजुकेशन। और क्या बताओ? और क्या है? रिसर्च, टीचिंग, डीआई। और बताओ, डीआई तो और करवाऊंगी, आईसीटी, है ना। और हाई एजुकेशन वगैरह हो गया, हाँ ईवीएस, ये सब हो गया। सिर्फ मुझे पता लॉजिकल रीजनिंग बचा हुआ है, मैथमेटिक्स बचा हुआ है, डीआई थोड़ा बचा हुआ है, ये बचा हुआ है जो कि मैं लास्ट में करवाती हूँ, ठीक है। कि तुम लोग को याद रहे इस वजह से, ठीक है। बाकी मैं ये सब करवा चुकी हूँ, तो वीडियो तुम लोग देख देख के रिविजन करना, ठीक है। बाकी तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू याद कराऊंगी। अब आया कम्युनिकेशन, ठीक है ना। व्हाट आर ए बैरियर ऑफ ए कम्युनिकेशन? बैरियर और कम्युनिकेशन का मतलब क्या, समझो। जब दो लोग कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है ना, और उसके बीच में बैरियर आ जाए, उसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा। और जब मैं बता रही हूँ, जब जब मेरा क्लास हो रहा है, मेरी क्लास बंद हो जाएगा, ठीक है। अब क्लास बंद हो जाता है तो बताओ कम्युनिकेशन फिर इफेक्टिव हो पाता है? नहीं हो पाता है। कल क्या हुआ, बंद हो गया, मुझे इतना इरिटेटिंग हो रहा था ना, क्लास बंद हो गया था, तो क्योंकि मुझे खुद फील होता है कि मेरा भी पढ़ाने का फ्लो कम हो जाता है। आज ही मैं गई बनाने के लिए, क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन बैरियर हो जा रहा था बार बार।
ठीक है, मैं कितना भी क्यों टाइम ना दे दूं, एक फ्लो होता है ना, वो टूट जाता है। तो बोला कि द फैक्टर विच ऑब्स्ट्रैक्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इज नॉट द कम्युनिकेशन बैरियर। बोले जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में कोई रुकावट आएगा, जैसे देखो ये लड़की और ये लड़का बात कर रहा था और इन लोगों के बीच में आ गया दीवार, तो ये क्या हो गया, ये बैरियर हो गया। क्यों, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में बैरियर आ गया। बोला जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में ना बैरियर, कोई रुकावट आ जाता है ना, उसको हम लोग बोलेंगे बैरियर। ठीक है, अब तुम अपनी फ्रेंड से चैटिंग कर रही हो, बड़े मजे से चैटिंग कर रही हो, अब इंटरनेट चला गया, हो गया बैरियर। अब कहाँ से तुम लोगों का बात हो पाएगा, नहीं ना। तो बोला कि ये जो बैरियर है ना, ये कॉज ए मिस मैच हो जाता है बिटवीन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मैसेज बाय द सेंडर एंड रिसीवर। सेंडर और रिसीवर के बीच में जब ये बैरियर आता है ना, तो मिस मैचिंग हो जाता है। एक मेरी बात सुनो, बैरियर जरूर नहीं, इंटरनेट बैरियर का बहुत सारा टाइप है, एक तो इंटरनेट भी है, एक लैंग्वेज भी है, कल्चर भी है। मेरी बात सुनो, अब जैसे कि मेरी फ्रेंड एक बंगाली, तो वो मुझे वो ना बंगाली में मुझे कुछ बोली, तो मैं उसको बोली ते मेरे को बंगाली में गाली दे रही है। हम उसको बोले ते मेरे को बंगाली में गाली, संडे को कॉल की तो मुझसे बात करी, तो बंगाली में कुछ बोली, मुझे नहीं समझ में आया क्या बोली। तो मैं बोली तुम मुझे बंगाली में गाली दे रही है, एब्यूजिंग। मैं बोली तुम मेरे लिए अब्यूज वर्ड यूज कर रही हो बंगाली में। वो बोली नहीं जिबा, मैं तेरी तारीफ कर रही हूँ रे बंगाली में, वो मुझे बोली। तो देखो बैरियर हुआ ना, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में मिसमैच होने लगा। उसी तरह तुम लोग अगर किसी ऐसे पर्सन से बात कर रही हो कि तुम्हारा लैंग्वेज अलग, उनका लैंग्वेज अलग, ठीक है ना। अब तुम लोग बात कर रही हो, कुछ ऐसा वर्ड बोला जो तुमको नहीं आ रहा, उसके लिए तुम्हारे दिल में एक मिसमैच आ जाएगा कि देखो ये पर्सन बड़ा बदमाश है, मेरे पता नहीं मुझे क्या बोल दिया, है ना। हालांकि वो तुमको समझ में नहीं आया, लेकिन तुम्हारा एक हो जाता है नेगेटिव बात आएगा। तो बोला जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में कोई रुकावट आ जाता है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे बैरियर। ठीक है ना, जब दो लोगों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है इफेक्टिवली और उसमें कोई आके रुकावट डाल दिया, कोई भी चीज, इसको बोल देंगे बैरियर। ठीक है, तो पहले देखो यहाँ बैरियर का टाइप, लिंग्विस्टिक एग्जाम में पहले क्वेश्चन ही पूछता है कौन कौन सा बैरियर होता है। लिंग्विस्टिक्स बैरियर होते हैं, सेमेंटिक बैरियर्स होते हैं, साइकोलॉजिकल बैरियर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर होते हैं, पर्सनल बैरियर होते हैं, कल्चरल बैरियर होते हैं, फिजिकल बैरियर होते हैं एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं। कल जो क्लास होगी तो पहला पहला क्लास जो होगी ना, क्वेश्चंस वाली होगी, किसकी, इसकी। ठीक है, कल जो क्लास होगी वही स्टार्ट होगी क्वेश्चन से, इसकी। ठीक है, तो समझ लो, लिंग्विस्टिक बैरियर, सेमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, पर्सनल बैरियर, और उसके बाद कल्चर बैरियर, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, ये सब बैरियर होता है। ठीक है ना, जिसकी वजह ये सब क्या करता है, तुम्हारे कम्युनिकेशन के बीच में आ जाएगा। एक एक करके पढ़ेंगे, आ जाओ। एग्जाम्पल ऑफ द लैंग्वेज द बैरियर इंक्लूडिंग डिफरेंस लैंग्वेज जार्गन, अनक्लियर यूज ऑफ वर्ड एंड फ्रेज। चलो मैं बता रही हूँ, रुक जाओ। तुम बोलो किसी को, तुम किसी पर्सन को बोलो तुम बहुत बड़े यूटोपियन हो, वो समझ पाएगा? यूटोपियन कौन समझता है, बोल तो नहीं बोलो तो। समझ पाएगा। यूटोपियन सिर्फ पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा, बाकी नहीं। सोचेगा पता नहीं। उसी तरह साइंस के फील्ड में कुछ कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो साइंस के स्टूडेंट नहीं समझ पाएगा, जिसको जार्गोन वर्ड बोलते हैं। ठीक है ना, साइंस के फील्ड में, मेडिकल फील्ड में कुछ वर्ड होते हैं जो सिर्फ स्टूडेंट मेडिकल फील्ड के लोग ही समझ पाएंगे। हम लोगों को बोलेगा तो हम लोगों को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो वो वर्ड जब हम लोगों को बोल रहा है तो हम लोग नहीं समझ पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं, अरे इतने बड़ा, ये बहुत यूटोपियन है रे लड़की, तुम बहुत बड़ी यूटोपियन हो, कहाँ बोल दीजिए पता नहीं मुझे क्या बोल दी, है ना। तब मैं बोलेंगे अरे यूटोपियन का मतलब होता है कि ख्याली दुनिया में रहना, मतलब इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहने वाला पर्सन को बुलाते हैं। ठीक है, तो देखो ये हो गया जार्गोन। जार्गोन वर्ड का मतलब क्या, एक ऐसा वर्ड जिसका मतलब सामने वाला इंसान नहीं जान रहा है, सिर्फ हम जान रहे हैं। मेडिकल साइंस में ऐसा बहुत सारा वर्ड यूज होता है जो कि नॉर्मल पर्सन को नहीं पता होता है। उस तरह के वर्ड को हम लोग बोलते हैं जार्गोन। अब तुम सुनो, ए और बी ये दोनों आपस में बात कर रहे हैं, कोई मेडिकल वर्ड है जो कि इस ए को तो पता है लेकिन बी को नहीं पता, और ए इसको बोल रहा है, तो इसको समझ में आएगा, नहीं समझ आएगा। एक पढ़ा लिखा इंसान है, ए पढ़ा लिखा, बी नहीं पढ़ा लिखा इंसान है, उसको इंग्लिश झाड़ रहा है, उसको इंग्लिश झाड़ रहा है। अब बोलो, जब उसको इंग्लिश झाड़ेगा तो उसको समझ में आएगा, क्योंकि वो तो इलिटरेट पर्सन है, कहाँ समझ में आएगा। अब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा तो क्या इफेक्टिव होगा। मेरी एक फ्रेंड है, तो वो ना एक ये मार्केट गई, तो मार्केट में कुछ सामान ले रही है। वो उसका उसका आदत है, मतलब जहाँ पे देखेगी कि जैसे कोई मतलब थोड़ा सा देखिए यहाँ पढ़ा लिखा इंसान है, बस वो इंग्लिश बोलने लगेगी पूरा। हम लोग उसका नाम ही रखे पूरा।
तो वो जाके कपड़े दुकान में इंग्लिश में बोल रही है, ठीक है। तो वो आदमी नहीं समझ पा रहा, हम लोग ज्यादा हम लोग बोले ना अब तो ज्यादा बदमाशी मत कर, वो कैसे समझेंगे। एक अंकल थे, मतलब बहुत बूढ़े अंकल थे। तो देख के यार समझ में आ रहा था कि इनको नहीं, मतलब ये नहीं पढ़े लिखे हुए होंगे, मतलब गरीब जैसा लग रहे थे वो देखने में, मतलब इलिटरेट टाइप का लग रहे थे। उनको बोलने बेचारा को नहीं आ रहा था, मतलब मेरे को ऐसा कोई नेगेटिव बात नहीं बोली, तो मैं खाली एक बात बोल रही। तो मेरी फ्रेंड जाके बोल रही है, हम लोग साथ में गए थे, टीचर डे का बात था। तो वो जाके बोल रही कि इंग्लिश में बोल रही है उनको, जाके एकदम पूरा प्रॉपर इंग्लिश में बोल रही है, ठीक है। ऐसे नहीं जैसे वर्ड यूज नहीं करी, पूरा प्रॉपर में बोले। तो हम बोले सुनना, तेज जब बोलेगी उनको तो उनको समझ में आएगा कोई भी बात, कुछ नहीं वो बेचारे को कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह तुम अगर यूज करोगे तो अब इफेक्टिव वो बोल रही है, मेरी फ्रेंड उनको बोल रही है वो अंकल को, लेकिन वो अंकल समझ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि तुम इंग्लिश में बोल रही हो और वो बेचारे पढ़े नहीं है, उनको तो इंग्लिश आता ही नहीं है, तो वो कैसे समझेंगे, ठीक है। तो वो हो गया तुम्हारा एक बैरियर, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अब तुम मांग रहे हो कि मुझे है ना वो वाला डब्बा दीजिए जो जिसमें नाश्ता रखा था, वो समझ ही नहीं पा रहे, तुम इंग्लिश में बोल रही हो, वो समझ नहीं पा रहे क्या बोल रहे। अब मैं नहीं जाती तो मैं बोलती अरे वो नहीं समझ पा रहे, तुम अपना लैंग्वेज में बोलो जो हम लोग लैंग्वेज में बोल रहे हैं। या फिर हम लोग जाके बोले, फिर और दो तीन लड़का लोग तो बोले कि अंकल हम लोग को डब्बा दीजिए, जो स्क्वायर शिप में जो स्क्वायर वाला होता है ना, वो वाला डब्बा दीजिए। तो फिर वो निकाल के दिए। तो जब मैं हम लोग बोले तो वो अंकल ठीक ला के वो डब्बा दिए, क्योंकि थ्रू इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो गया। लेकिन जब वो बोल रही थी तो नहीं समझ में आ रहा था, क्योंकि वहां पे बैरियर आ रहा था। क्यों? क्योंकि उनको अंकल को समझ में नहीं आ रहा था, एक तरह से जार्गन वर्ड भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, लैंग्वेज डिफरेंस कैसे होता है? बंगाली सर हम लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। हम लोग का प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग समझ में नहीं आता बंगाली लैंग्वेज, वो क्या भी पढ़ा रहे हैं कुछ समझ में नहीं आता, कुछ भी नहीं। हम लोगों के क्लास में एक सर थे रवि सर, पूरा पढ़ाते तो कुछ भी नहीं समझ में आता था, पूरे बंगाली में बोल रहे हैं। बताओ, डिफरेंट लैंग्वेज या तुम किसी साउथ के लैंग्वेज या कोई मराठी आदमी से मिल लो, वो क्या बोलेंगे हम लोग समझ में नहीं आएगा। अब मेरी बात सुनो, ए और बी, इन दोनों के बीच में बात हो रहा है, एक है बंगाली पर्सन और एक है हिंदी बोलने वाला पर्सन। अब दोनों के बीच में बताओ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा? नहीं। इनके बीच में क्या आएगा? बैरियर का नाम क्या है? यहाँ पे जो बैरियर आएगा क्या है, नाम बताओ। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में क्या आ जाएगा? लिंग्विस्टिक बैरियर आ जाएगा। ये लोग बात नहीं कर पाएंगे, वो बंगाली में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे, ठीक है। हम लोगों के तुम लोगों के क्लास में भी बहुत सारे ऐसे प्योर बंगाली होंगे जो नदिया साइड से आते हैं, जो बोकड़ा साइड से आते हैं, उन लोगों को एकदम हिंदी नहीं आती है। तो जब उन स्टूडेंट से बात करोगी ना तुम लोग, मतलब होगी तुम लोगों के भी क्लास में, हम लोगों के क्लास में एक था, उसको कुछ भी, सुभाषित नाम था, उसको कुछ भी हिंदी नहीं आता था, कुछ भी नहीं। मतलब मैं कुछ बोलूं तो उसको कुछ समझ में आ रहा था, उसको कुछ बोलने से मुझे कुछ समझ में आ रहा था। तो ये हो गया लिंग्विस्टिक बैरियर, ठीक है। तो बोला कि लिंग्विस्टिक बैरियर क्या होता है कि डिफरेंट लैंग्वेज हो, जार्गन वर्ड यूज करो, कुछ ऐसा वर्ड यूज करो जो क्लियर ही ना हो, जैसे यूटोपियन। अब मैं यूटोपियन यूज कर ली, तो अब वो पर्सन को क्या पता कि यूटोपियन का मतलब क्या है। या कोई तुम फ्रेज यूज कर लो, कोई फ्रेज होता है ना, फ्रेज यूज कर लो, ठीक है। तो वो ये सब यूज करोगी तो हो जाएगा लिंग्विस्टिक बैरियर, ठीक है। बोला क्या, रुक जाओ। एसेंस लिमिटेड वोकैबुलरी, मतलब ग्रामर जो होता है। एडम्स, एडम्स का मतलब पता होता है ना कि एक फ्रेज का बहुत सारा माने, एक वर्ड का बहुत सारा माने निकल रहा। ये राइटिंग सिस्टम इस टाइप का तुम यूज करोगी तो तुम्हारे बीच में तो रुकावट आएगा ही। हम्म, तो बोला जार्गन जो होता है ये क्या है? जार्गन एक टेक्निकल टर्म होता है जो स्पेशलाइज लैंग्वेज होता है। ये जार्गन टेक्निकल फील्ड के लिए यूज होता है, जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो गए या फिर तुम्हारा मेडिकल का स्टूडेंट हो गया, उन लोगों के लिए उनके फील्ड में यूज होता है एक्चुअल में ये, ठीक है। उनके फील्ड में यूज होता है। हम लोगों के सामने अगर कोई आके इंजीनियर वाला वर्ड बोलेगा कोई, जहां तक हम लोग पढ़े वहां तक तो नॉलेज होगा, लेकिन कोई ऐसा वर्ड जो इंजीनियरिंग फील्ड से बिलोंग करता है तो हम लोग भी नहीं समझ आएंगे। तो जब नहीं समझ पाएंगे तो वो जार्गन वर्ड होता है, ठीक ना। टेक्निकल टर्म में यूज होता है जार्गन वर्ड, ठीक है। तो बोला जैसे खास किस्म का ये होता है, खास फील्ड से बिलोंग करता है, जैसे इंडस्ट्रीज एरिया से एक्सपर्ट लोग यूज करेंगे, ठीक है ना, ये सब। बाकी मैं पूरा पूरा नहीं पढ़ाऊंगी, जो मेन मेन चीजें उसको पढ़ाऊंगी। सेमेंटिक बैरियर क्या है वो समझो। लिंग्विस्टिक बैरियर का मतलब समझ में आ गया ना, कि ए और बी, समझना, ए और बी के बीच में बात हो रहा है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करना है। क्या करना है? इफेक्टिव कम्युनिकेशन, समझना। ये बंगाली बोलने वाला है और ये हिंदी बोलने वाला है, बीच में आ गया रुकावट, लैंग्वेज, समझ में नहीं आ रहा, या फिर जार्गन वर्ड आ गया।
या फिर एडम्स वर्ड आ गया, इसको समझ में नहीं आ रही है क्या बोला हमने, ठीक है। तो इस तरह हो जाता है तुम्हारा लैंग्वेज बैरियर। अब सिमेंटिक बैरियर समझो। सिमेंटिक बैरियर रेफर टू द misunderstanding between sender and receiver arising due to the different meaning of word या other sample used in communication। मेरी बात सुनो, तुम लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा कि तुम किसी को मैसेज भेजी हो, तुम भेज रहे हो किसी और, सेंडर भेज रहा है कुछ और से, लेकिन रिसीवर उसको मिसअंडरस्टूड करके समझ रहा है, ठीक है। रिसीवर जब उस मैसेज को समझ नहीं पा रहा, वर्ड का मीनिंग को नहीं समझ पा रहा कि ये बोला, डिफरेंट वर्ड का मीनिंग समझ पा रहा है। मैं नीचे समझाऊंगी यहाँ पे क्या बोल रहा है। द सेमेंटिक बैरियर यूजुअली अराइजिंग व्हेन द इंफॉर्मेशन इज नॉट द सिंपल लैंग्वेज। जब तुम किसी को सिंपल लैंग्वेज में नहीं पढ़ा रही हो, अब मैं तुमको खूब हार्ड लैंग्वेज में पढ़ाऊं, खूब घुरा फिरा के पढ़ाओ, तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा, तो वो हो जाएगा सेमेंटिक बैरियर। मतलब ऐसा वर्ड जो तुमको समझ में नहीं आ रहा है, जो तुम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पा रही हो, वो हो जाएगा सेमेंटिक बैरियर। जैसे मैं बोल दी सेमेंटिक बैरियर, ठीक है, बता दी, लेकिन मैं तुमको सीमेंटिंग का मतलब ही नहीं समझाऊंगी। ये तुम्हारा मेरा तुम्हारे बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ना, हमारे तुम लोगों के बीच में, ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। मेरा इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? जब तुम लोगों को मेरा टॉपिक समझ में आएगा, तब इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो बोला है कि जब ऐसा सिंपल लैंग्वेज यूज नहीं कर रही हो, तो ऐसा सैम्बल को ऐसा वर्ड यूज कर रहा है जिसका मल्टीपल मीनिंग है। जैसे तुम कोई पर्सन बोला सी, तो अब तुम मेरी बात बताओ, सी बोल दिए तो सी कौन वाला सी? बार्क बोल दिए तो बताओ बार्क मानी कौन वाला बार्क? बार्क मानी भूखना भी होता है, बार्क मानी दरख्त का छाल भी होता है। मुझे तो समझ में भी नहीं आ रहा। ये भी वर्ड हो गया, ये भी तुम्हारा, तुम इसको समझ नहीं पाओगी, ठीक है। ये भी मिसअंडरस्टूड कर रहा है तुमको, ठीक है। तो ऐसा वर्ड जो मिसअंडरस्टूड करे, जिसका मीनिंग ना समझ में आए, ठीक है ना। यहाँ पे मैं साफ साफ लिख दी हूँ। सिमेंटिक बैरियर का मतलब क्या है? दिस एराइज प्रॉब्लम, पूरा मत याद करना, एक लाइन याद करना। दिस एराइज प्रॉब्लम इनकोडिंग डिकोडिंग। जब इनकोडिंग एंड डिकोडिंग होता है, ठीक है ना, तो मैसेज ड्यू टू द मीनिंग ऑफ वर्ड एंड सेंटेंस, जब मीनिंग और सेंटेंस समझ में ना आए, ठीक है ना। अगर तुम लोगों को इतना बड़ा याद ना हो, तो क्वेश्चन के थ्रू तुम लोगों को याद हो जाएगा। बाकी तुम लोग इतना याद रखना कि सिमेंटिक बैरियर में क्या होता है, मीनिंग नहीं समझ में आता, मिसअंडरस्टूड, या फिर एक मीनिंग का डिफरेंट मीनिंग आ रहा है और मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो क्या क्या इसका फीचर दिया हुआ है। जैसे जो सिमेंटिक बैरियर क्या क्या होता है, ये सब एग्जाम में पूछता है। बैडली एक्सप्रेस मीनिंग, तुमने वर्ड लिख दिया, ठीक है, तुमने सिर्फ बार्क लिख दिया ऐसे करके, लेकिन तुमको समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या समझू, इसका मतलब ये क्या बोलना चाह रहा। बार्क मानी तो झाल, भूकना भी होता है और दरख्त का छाल भी होता है, ये क्या लिख दिया? तो ये हो गया तुम्हारा बैडली एक्सप्रेस मैसेज, लेक ऑफ क्लैरिटी ड्यू टू द वैग्यू इन करेक्ट लैंग्वेज, ठीक है। तो बैडली एक्सप्रेस मैसेज क्या है? सेमेंटिक बैरियर है। मतलब तुम ऐसा मैसेज भेज रही हो, ऐसा वर्ड यूज कर रही हो जो क्लियर ही नहीं हो रहा, पता नहीं क्या बोल रहा है। कभी कभी कोई पर्सन ऐसा, कोई फ्रेंड वगैरह कुछ ऐसा चीज भेज दे, कुछ समझ में नहीं आता, ये क्या भेज दिया थे, बाबा को समझ में नहीं आ रहा। तो फिर पूछो मैसेज इसका मतलब का, तो वो मेरी फ्रेंड बताया यार इसका मतलब ये, ठीक है। तो वो हो गया तुम्हारा सेमेंटिक बैरियर। तो सेमेंटिक बैरियर में आएगा बैडली एक्सप्रेस मैसेज, फिर आएगा सैम्पल, सैम्बल विद डिफरेंट मीनिंग, वर्ड दैट साउंड सिमिलर। अभी इफेक्टिव इफेक्टिव, अब बताओ, तुम कॉल में बात कर रही हो, बड़ी इफेक्टिव था, इफेक्टिव क्या मैं समझू कौन सा इफेक्टिव? इफेक्टिव बोली या इफेक्टिव बोली? या तुमको कोई डिक्टेशन करा रहा है, ठीक है ना, बच्चे में तो डिक्टेशन होता है इंग्लिश में, अब सर करवा रहे, लिखो इफेक्टिव, तो सर कौन सा इफेक्टिव, ई वाला के वाला, कंफ्यूजन हो जाता ना इंसान। उसी तरह, या फिर सी लिखो, तो कौन सा सी लिखूं या सी, कौन सा सी लिखूं, आप क्लियर कीजिए। तो इस तरह सैम्बल विद डिफरेंट मीनिंग, मतलब साउंड तो सिमिलर आ रहा भाई, बट मीनिंग तो डिफरेंट है, ठीक है। तो ये भी क्या तुम्हारा सेमेंटिक बैरियर। फॉल्टी ट्रांसलेशन, मिसइंटरप्रिटेशन ड्यू टू द पुअर ट्रांजेक्शन फ्रॉम द लैंग्वेज टू अनदर। लैंग्वेज बोले कि तुम्हारे लैंग्वेज की वजह कर किसी दूसरे पर्सन पर दूसरा बात किया, तुम क्या बोलना चाह रही हो, वो बच्चा क्या समझे, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ क्या समझा, ठीक है। तो फॉल्टी ट्रांसलेशन मतलब तुम जो बोलना चाह रही वो नहीं समझा, बल्कि उसको गलत तरीके से, फॉल्ट तरीके से ट्रांसलेशन कर लिया,
unclear unclarified assumption, ambiguous statement without clear background, finish the work with the no deadline, बस खाली बोल दिया खत्म। ambiguous statement, कोई क्लियर नहीं बोला, जैसे कहने का मतलब मैं तुम लोगों को बोल दूं कि रुक जाओ, मैं तुम लोगों को बोल दी कि कल क्लास नहीं होगा, ठीक है, कल क्लास नहीं होगा, और फिर मैं ये भी ना बोलूं कि परसों होगा कि नहीं, तो अब तुम लोगों के माइंड में ये बात चलेगा ना कि दीदी तो ये भी क्लियर भी नहीं की है कि परसों क्लास होगा कि नहीं, खाली बोल दी कल क्लास नहीं होगा। अरे बोलना चाहिए ना कि परसों कल होगा परसों नहीं होगा तो फिर तुम लोग मुझे क्लियर करने के लिए मैसेज करोगी, है ना, कि दीदी परसों होगा कि नहीं होगा, कल का तो आपने बोल दिया क्लास नहीं होगा। होगा, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, ठीक है ना, तुम लोग ये मत सोचो छुट्टी है, होगा, मैं खाली एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मैं तुम लोगों को बोल दूं कि भाई कल तुम लोगों का क्लास ऑफ है, या भाई तुम लोगों का क्लास 2 दिन ऑफ रहेगा, ऐसे बोल दी, कल भी परसों भी, ठीक है, लेकिन परसों होगा कि नहीं मैं ये नहीं बताई, तो ये तो अनक्लियर एजम्पशन है ना, आपने कुछ बोला ही नहीं। या फिर मैं बोल दी कि भाई टेस्ट लूंगी, लेकिन मैंने कोई डेट ही नहीं दिया टेस्ट का, मैंने क्लियर ही नहीं किया, ठीक ना। या फिर बोला आप टेक्निकल जार्गन भी यूज करें तो वो भी आ जाएगा सेमेंटिक वेरिएंट में। या फिर आप बॉडी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, जेस्टर्स डिकोडिंग कर रहे हैं और मतलब बोल कुछ और रहे हैं, ठीक है, एक पर्सन क्या रो रहा, खूब रो रहा और बोल रहा अच्छा वाला, समझ में नहीं आ रही है ये खुश है या रो रहा है। या एक पर्सन सुनी होगी, एक लड़की है और ये एक फ्रेंड है, इसका जॉब लग गया, अपनी फ्रेंड को बोली मेरा जॉब लग गया, ठीक है, जॉब लग गया, अब उसका मुंह बना हुआ है लेकिन फिर भी हंसी से एक्टिंग करी हंसने का, है ना, एक्टिंग करी हंसने का, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा क्योंकि वो बेचारी कंफ्यूज हो जाएगी, पता नहीं ये खुश है कि नहीं, क्योंकि हंस तो रही थी, ये बात तो सही था, लेकिन फेस ऐसा नहीं लग रहा था देखने में। बॉडी लैंग्वेज और जेस्चर का जो डिकोडिंग होता है ना वो भी तुम्हारा सेमेंटिक बैरियर के अंदर आएगा, समझ में नहीं आता ना, कंफ्यूजन डाल देता। अच्छा, बोला कि सेमेंटिक बैरियर और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है, बोला भाई सुनो, रिलेटेड टू मीनिंग एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ वर्ड एंड सैंपल एंड जेस्चर्स, सेमेंटिक बैरियर में तुम क्या करती हो, वर्ड को, सैंपल को या जेस्चर्स को इंटरप्रिटेशन करोगी या मीनिंग को रिलेट करोगी, लेकिन लैंग्वेज में क्या होता है, तुम लैंग्वेज, डायलेक्ट और प्रोनाउंसिएशन को समझती हो। लैंग्वेज बैरियर में क्या होता है, तुम्हारा लैंग्वेज आ जाएगा, प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ पा रही हो क्या बोल रहे हैं वो पर्सन, ठीक है, लैंग्वेज नहीं समझ पा रही हो, डायलेक्ट नहीं कर पा रही हो, ठीक है, यहाँ पे मिस इंटरप्रिटेशन होता है वर्ड का या सैम्बल का, या मिसअंडरस्टूड होगा, यहाँ पे इनएबिलिटी होती है, यहाँ पे समझने की एबिलिटी होती ही नहीं है भाई, सुन लो, मुझे बंगाली आती नहीं है, मेरे अंदर वो एबिलिटी नहीं कि मैं बंगाली समझ पाऊँ, मेरे अंदर एबिलिटी है नहीं कि मैं तमिल लैंग्वेज बोल पाऊँ, मेरे अंदर एबिलिटी है ही नहीं कि मैं किसी मराठी लैंग्वेज को समझ पाऊँ, ठीक है। ये कब होता है, विद इन द सेम लैंग्वेज ड्यू टू द डिफरेंट, लैंग्वेज तो सेम है लेकिन डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकाला, कोई वर्ड भेज दिया और वर्ड का डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकाला, लेकिन यहाँ पे बोला लैंग्वेज डिफरेंट होता है अक्सर, लैंग्वेज बैरियर में बोला डिफरेंट लैंग्वेज होगा, ठीक है, इट रिजल्ट फ्रॉम कल्चर डिफरेंट वेरी कॉनोटेशन वर्ड्स, कॉनोटेशन वर्ड्स मतलब डिक्शनरी का मीनिंग वाला जो वर्ड होता है ना, कॉनोटेशन वर्ड के से मतलब जो फीचर वाला वर्ड होता है, सॉरी, है, बोला जो कल्चर डिफरेंट की वजह कर होगा, मैंने कहने का मतलब ये वाला, देखो मैं बता रही हूँ उसका मतलब क्या, जैसे हम लोग यहाँ पे करते हैं ऐसे करके ना, ये वाला, तुम लोग ऐसे ओके करती तो कैसे उंगली दिखाती है बताओ, तो मुझे बनाने नहीं आ रहा, हम लोग किसी को वेस्टा फ्लैग, में भी हम लोग वेस्टा फ्लैग हम करते लोग तो बना देते हैं। वेस्टा फ्लैग करते तो फिंगर ऐसे दिखाते हैं हाँ ना, हाँ अपना थंब दिखाते हैं, ठीक है ना, हाँ दिखाते हैं, लेकिन हाँ बाहर कंट्री में तुम ऐसे दिखाओगी तो बोलेगा मेरे को गाली दे रहा, तो देखो यहाँ पे सैम्बल का सेमेंटिक वेरिएंट में क्या हो रहा, कल्चर डिफरेंट आ जाएगा, वैरी करेगा तुम्हारा वर्ड पे वैरी करेगा, कल्चर पे, कि जहाँ पे जो कल्चर चलेगा वही सैम्बल यूज होगा, ठीक है। हम बाहर कंट्री में जाके किसी को ऐसे ऐसे अंगूठा दिखाएंगे ना, बोलेगा अरे बाप रे बाप ये मुझे गाली दे रहा, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, अनफैमिलियरिटी, यहाँ पे तो जानते नहीं है, यहाँ पे तो लैंग्वेज के बारे में, लैंग्वेज हमारे लिए जाना पहचाना है ये नहीं है, ठीक है, हम कोई वोकेबुलरी को भी नहीं जानते हैं, ग्रामर को भी नहीं जानते हैं, मुझे बंगाली कुछ भी नहीं आती, मुझे मराठी के बारे में कुछ भी नहीं, मराठी मेरे लिए अननोन है भाई, अनफेमिलियर है, मैं उसका वोकेबुलरी भी नहीं जानती हूँ, उसका ग्रामर भी नहीं जानती हूँ, कुछ सेंटेक्स भी नहीं जानती हूँ, ठीक है, यहाँ पे लैंग्वेज में ये होता है, ठीक है,
बोला ये कैन बी इन्फ्लुएंस बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और कॉज एंड बॉडी लैंग्वेज। ये बोला कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और बॉडी लैंग्वेज से इन्फ्लुएंस है, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा वर्बल कम्युनिकेशन होता है, देख लो लैंग्वेज में वर्बल वर्ड यूज हो रहा ना, लेकिन यहाँ पे नॉन वर्बल भी हो सकता है तुम्हारा। सैम्बल क्या हुआ, सैम्बल सैम्बल क्या बोले कि सैम्बल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना रेड रेड लाइट चल रहा है, तो हम लोग क्या बोले कि नहीं जाना है, ठीक है। अब मैं क्या बोली कि तुम किसी को अगर ऐसे दे दो, मतलब फिंगर दिखा दो, तुम ऐसे करके फिंगर दिखा, मतलब ऐसे करके अंगूठा दिखा रही हो, तो उसका मतलब समझेगा ओ मतलब ये मुझे वेस्ट ऑफ लक बोल रहा है। और तुम सर्किल ऐसे सर्किल करके बोलोगी तो बोलेगी बहुत अच्छी लग रही हो, स्मार्ट लग रही हो, ऐसे करके कोई बोलता है ना बहुत अच्छी लग रही हो, स्मार्ट लग रही हो। और अंगूठा अगर नीचे कर देता है तो बोलता है कि डॉन, यानी तुम बहुत खराब कर रही हो, है ना, डॉन नीचे जा रही हो। यही सब अगर हम बाहर कंट्री में जाके यूज करेंगे तो उसका मीनिंग अलग निकलेगा, है ना, अलग है। और ये जो सैम्बल है ये किससे बिलोंग करता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, तो सेमेंटिक में भी तुम्हारा क्या आ गया, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बोला यहाँ पे रिक्वायर क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन को रिजॉल्व किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मेनी ट्रांसलेशन की जरूरत है भाई, क्योंकि यहाँ तो लैंग्वेज ही तुमको नहीं आ रही है। यहाँ पे बोला कैन बी ओवरकमिंग थ्रू द लैंग्वेज, यहाँ पे तुमको ओवरकमिंग, यहाँ पे जो तुम्हारा बैरियर है इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लैंग्वेज का ट्रेनिंग देना पड़ेगा। बंगाली नहीं आ रही, चलो बंगाली सीखो, ट्रांसलेशन टूल यूज करो, ठीक है ये। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, तुमको पूरा एक्टिव लिसनिंग, इफेक्टिव पैराफ्रेसिंग और कल्चर सेंसिटिविटी, मतलब तुम कहाँ गए, तुम बाहर कंट्री गए हो, तुमको समझना पड़ेगा कि यहाँ पर क्या बोला जाता है, अच्छा को ओके वेस्ट ऑफ लक को यहाँ पे क्या बोला जाता है, अच्छे, वहाँ के कल्चर को जाके तुमको सीखना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा इफेक्टिव कम्युनिकेशन वहां पे हो पाएगा सैम्बल के थ्रू, तब तुम्हारा सेमेंटिक बैरियर नहीं होगा, ठीक है। अब ये तो हो गया ना तुम्हारा, ये सेमेंटिक बैरियर के अंदर तुमको सिर्फ क्या याद करना है, डिफरेंट वगैरह नहीं याद करना, सिर्फ रेड वाला याद करना है, सिर्फ रेड वाला याद कर लेना हो जाएगा। यहाँ पर भी रेड वाला याद करना, यहाँ पे आ जाओ, ये वाला जो रेड है ना ये रखना है। बोला साइकोलॉजिकल बैरियर का मतलब क्या होता है, जो तुम्हारे माइंड से जुड़ा हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। साइकोलॉजिकल बैरियर को मैच करो, किससे मैच करो भाई, किससे मैच करो। साइकोलॉजिकल बैरियर कब होता है, जो तुम्हारे माइंड 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 के साथ, ठीक है ना, माइंड, ठीक है ना, माइंड के साथ, पर्सन स्टेट ऑफ माइंड दैट कैन लिमिट देयर एबिलिटी टू मेक द राइट डिसीजन। साइकोलॉजिकल बैरियर कब होता है, इसको इमोशनल बैरियर भी बोलते हैं। ये तुम्हारा माइंड से जुड़ा हुआ, आज मैं बता रही हूँ। पुअर अटेंशन, मैं क्लास करा रही हूँ, तुम लोग क्लास में ध्यान नहीं दे रही हो, साइकोलॉजिकल बैरियर, माइंड में ना ध्यान नहीं दे रही हो। कौन कौन मेरे क्लास में ध्यान दे रहा बताओ, कौन कौन किससे किससे ध्यान इधर है, किसका किसका इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रहा है, हो रहा है ना, और किसी का नहीं हो रहा, खाली आरती का हो रहा है। देखो कहने का मतलब है दो लोगों के बीच में बात हो रहा है जब, ठीक है, और ये जो है ना इसके बात को ध्यान ही नहीं दे रहा, ये क्या बोल रहा है ये पर्सन ध्यान ही नहीं दे रहा, ये बस अपना दुनिया में मगन है, ठीक है। तो ये इसका माइंड कहीं और है, कहीं और है, तो माइंड कहीं और है, तो ये तो बेचारा इसका बात तो सुन नहीं रहा ये वाला का, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारा साइकोलॉजी। अब तो कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा नहीं, बोलो कैसे इफेक्टिव होगा नहीं, क्योंकि जो भी ये बच्चा ये जो भी बोलेगा ये तो सुना ही नहीं, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा नहीं। तो ये जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो इसके बीच में बैरियर कौन आया, क्या नाम है, नाम बताओ, तुम लोगों को समझ में आ रहा है, बताओ पहले मुझे, तुम क्या बोले थे? हाँ, क्या क्वेश्चन किए? सुषमा को समझ में नहीं आ रहा, इधर देखो, ये ए है, क्वेश्चन ये समझो ए है, ये पर्सन है ए, ठीक है, आ जाओ, ठीक है, ये इसको कुछ बोल रहा है लेकिन इसका माइंड कहीं और है, समझो सब समझो, यहाँ माइंड और है, और ये इससे कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, और ये बच्चा का माइंड कहीं और है, अब समझो। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन तो नहीं होगा, ये तो पता है, क्योंकि ये जो बोल रहा है ये तो सुन ही नहीं रहा। तो ये जब इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो रहा तो ये कौन सा बैरियर इसके बीच में आएगा, साइकोलॉजिकल बैरियर आएगा ना, क्योंकि वो सुन ही नहीं रहा है। अब जब सुन नहीं रहा तो इसका नाम क्या रखेंगे, पुअर अटेंशन, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, समझ में आ गया पहला, कि सुन ही नहीं रहा है, ठीक है। जब सुनेगा ही नहीं भाई तो मैं कैसे बताऊंगी कि जैसे अब मैं तुम लोग सुन नहीं रही हो, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि तुम लोग सुन ही नहीं रही हो, और मैं उसके बाद तुम लोग से क्वेश्चन पूछूंगी, तो क्या तुम लोग बता पाओगी, बताओ बताओ, नहीं बता पाओगी, क्यों, क्योंकि तुम लोग सुन ही नहीं रही हो, तो मेरे बात फिर बताओगी कैसे, ठीक है।
ये बात मेरे कहने का। आ जाओ अब दूसरा। अच्छा इस सब का डिफिनेशन है ना, प्री मेच्योर एवोल्यूशन, ठीक है ना। प्री मेच्योर का मतलब क्या होता है तुम लोग बताओ, तब मैं बता रही हूँ। बेवक्त, मेच्योर होने के पहले। हाँ मेच्योर नहीं है। हाँ तो अब यहाँ पर भी मैच्योर ही नहीं है, माइंड ही नहीं। सुनो, एक लड़की है छोटी सी, याद रखना, ठीक है, और ये भी लड़की छोटी सी है, इसका रिश्ता लग गया, शादी होने वाली है और बहुत छोटी है। तो ये पूरा अपना शादी का तैयारी करी, खूब हंसी मजाक कर रही है, पूरा डांस कर रही है, ये वो। तो इसको, इससे जब शादी के बात करेगा ये इसकी फ्रेंड बात करेगी तो ये नहीं बता पाएगी, या इसे घर वाले बात करेंगे, चलो आ जाओ, घर वाले बात करेंगे इससे शादी के बारे में। तो और इसको आके बोलेगी तुमको शादी करना है ना। ये इसको हंसी इसको इसको क्या पता कि शादी क्या है, ठीक है। और ये पूरा अपना हंसी मजाक करी, पूरे है हु ही करी। अब इससे घर वाले जब इससे बात करेंगे तो बताओ कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा? उसको समझ में आएगा मेरे घर वाले मुझे क्या बोल रहे हैं? उसको समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं? पता नहीं क्या बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं, समझ ही में नहीं आ रहा है ना। तो ये क्या हो गया, जब समझ में नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, शादी कर लो, ये कर लो, है ना। ये तो अपने खेलने कूदने में ध्यान दे रही है, ये तो अभी मैच्योर हुई नहीं है ना। तो इसको बोलेंगे ये है प्री मैच्योर। अब इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा, ये इसके ये क्या बोल रहा है इसको समझ ही में नहीं आया, क्योंकि इसको शादी का मतलब ही नहीं पता, छोटा बच्चा को मतलब ही नहीं पता। तो वो उसको क्या पता क्या है मतलब। अब तुम उसको आके बोलेगी चलो तुम्हें मैं शादी करा दे रही हूँ, तो वो बोलेगी पता नहीं क्या बोल रही मम्मी, मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। तो ये इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि इसको तो पता भी नहीं है शादी के मतलब, तो फिर वो कैसे करेगी शादी, है ना। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, तो ये जो बीच में आएगी ना तुम्हारा कम्युनिकेशन, तो ये कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पा रही है। तो वजह क्यों है, क्योंकि ये लड़की प्रीमेच्योर है। तो ये बैरियर बन के आ रहा कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। इन दोनों लोगों के बीच में कम्युनिकेशन इसलिए नहीं हो पा रही है क्योंकि ये जो लड़की छोटी बच्ची है ना, वो अभी प्री मेच्योर है, और इस वजह से इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं हो पा रही है। लेकिन जितनी बड़ी ये औरत है, उतनी बड़ी ये औरत से बात कर रही है, तो बिल्कुल कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा, क्योंकि वो मैच्योर है, उसको पता है कि क्या बोली तो मुझे क्या रिप्लाई करना है। लेकिन वो बच्ची क्या रिप्लाई करेगी, समझ में आ गया ना कि यहाँ पे कम्युनिकेशन इफेक्टिव क्यों नहीं हो पा रही, क्योंकि इसको तो नॉलेज ही नहीं है, ये प्री मेच्योर है, शादी के बारे में उसे कुछ भी पता नहीं। तो ये जो भी रिप्लाई करेगी हाँ हाँ ही में रिप्लाई करेगी, तब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा ही नहीं, ठीक है। अब आ जाओ, लेक ऑफ रिटेंशन। रिटेंशन का मतलब जल्दी से बता दो, अगर पता है तो बताओ, नहीं तो मैं बताऊंगी। रिटेंशन मतलब सिर्फ अटेंशन नहीं देना, नहीं ऐसा तो कोई बात नहीं होता है। ऐसे ही कुछ होता है ना। याद रखना सुषमा, याद रखना, याद रखना, ठीक है। रिटेंशन का मतलब है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना रट्टा मारो, रिटेंशन याद रखना, लेक ऑफ रिटेंशन। अब आ जाओ, मैं ये पर्सन ए है और ये पर्सन बी है। ए ने क्या बोला, जैसे मैं तुम लोगों को भी ले लेती हूँ बीच में, कि मैं तुम लोगों को आज बोल रही हूँ, समझना कि आज मैं तुम लोगों को ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आज मैं तुम लोगों को ये पढ़ा रही हूँ, ठीक है। आज मैं पढ़ा रही हूँ, बहुत अच्छे से समझा रही हूँ। अब कल मैं एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आऊंगी इसी से रिलेटिव। अब जब तुम लोग इस एमसीक्यू क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाओगी ना, तो हमारे या तुम्हारे बीच में कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं, इनइफेक्टिव हो जाएगा। और ये जो इनइफेक्टिव क्यों होगा, क्योंकि तुम लोग इसको याद करके नहीं रख पाई हो माइंड में, इसलिए लैक ऑफ रिटेंशन। यानी तुमको याद रखने का, तुम्हारे अंदर किस चीज की खामी है, याद नहीं रखने की खामी है, ठीक है। मेरे बात फिर से समझो, मैं क्या बोली कि ये वाला टॉपिक जो मैं पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कल मैं इससे एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आऊंगी, ठीक है। तो मेरा कल क्लास कब अच्छा होगा, जब तुम आज का क्लास का कल का क्लास कब अच्छा होगा, जब तुम लोग कल एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर लो। जब तुम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व कर ली, तो मेरा तो बैरियर नहीं आया कम्युनिकेशन में, ठीक है ना। या मेरे क्लासरूम में भी कोई बैरियर नहीं आया, क्योंकि तुम लोग अच्छे से आंसर कर ली। लेकिन जब तुम लोग अगर क्वेश्चन अच्छे से नहीं कर पाई, कहने का मतलब है कि तुम लोगों को ये टॉपिक याद नहीं हुआ जो मैं करवाई, तुम लोगों को समझ में नहीं आया। तो ये कौन सा बैरियर है, लेक ऑफ रिटेंशन। अभी तुम लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन कल तक तुम लोग भूल जाओगी। जब तुम लोग कल भूल जाओगी ना,
यानी हमारे और तुम्हारे बीच में कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हुआ, इफेक्टिव नहीं हो रहा, तुम लोग समझ नहीं पा रही हो या याद नहीं रख पा रही हो। ठीक है, समझ में आ रहा? बोलो पहले। लैक ऑफ रिटेंशन का मतलब क्या? यही याद रखना कि जब मैं पढ़ा रही हूँ जो चीज और उसका तुम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं कर पा रही हो ना, अच्छा ऐसे भी याद कर सकती हो कि जो मैं चीज पढ़ा रही हूँ तुम लोग, जैसे अभी मैं ऊपर पढ़ाई फिल्म वाला और मैं क्वेश्चन दे रही हूँ, तुम लोग सॉल्व नहीं कर पा रही हो ना, तब मेरा कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा। वजह क्या है कि तुम लोग याद नहीं कर पा रही हो, माइंड में बैठा नहीं पा रही हो, लेक ऑफ रिटेंशन है, इसकी वजह से इनइफेक्टिव हो रहा। और ये जो इनइफेक्टिव हो रहा ना, इसका नाम है साइकोलॉजिकल बैरियर। समझ में आ गया? अब ट्रांसमिशन लॉस देखो, बोला कि ये भी वही बात है कि तुम्हारे माइंड में मैंने बहुत सारा चीज को ट्रांसमिशन कर दिया, बढ़ा एक ही दिन में ढेर सारा चीज डाल दूं, मैं बहुत सारा चीज दिमाग में भर दूं, जो तुम जो मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाऊंगी तो ज्यादा अच्छा याद रहेगा। एक भारी में दिमाग में पूरा भर दूंगी ना, ट्रांसमिशन लॉस हो जाएगा। चलो आओ मैं एग्जांपल दे दूं, माइंड ही नहीं काम करेगा। अभी जैसे सुषमा में वो क्या बोली कि दीदी आप तो अपना बर्डन कम कर दीजिए, इसलिए आपका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा, बोली ना सुषमा। तो मेरे माइंड में बहुत ज्यादा ट्रांसमिशन हो रहा, बहुत ज्यादा, मैं ये भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, वो भी कर रही हूँ, उसको क्लास करा रही हूँ, उसको क्लास करा रही हूँ, तो इससे क्या हो रहा, मेरे माइंड में बहुत सारा ट्रांसमिशन हो रहा, तो मेरा उसका कंक्लूजन क्या हो रहा, मैं लॉस हो रही हूँ, मतलब मेरा माइंड भूल रहा है। ठीक है, अब जब मैं भूलूंगी तो तुम लोगों के साथ कम्युनिकेशन करूँ तो हो सके मैं कुछ गलत पढ़ा दूं तुम लोगों को, तब तो मेरा कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो गया। जब मैं भूलूंगी, मेरे 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 ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा हो गया, तो मैं भूल रही हूँ ना, एक ही बार मैं अपने माइंड में बहुत सारा चीज भर ली हूँ, अब मैं भूल रही हूँ। अब जब मैं भूलूंगी तो क्लास में हो सके मैं गलत भी पढ़ा दूं तुम लोगों को, अब जब मैं तुम लोगों को गलत पढ़ाऊंगी तो ये तो कम्युनिकेशन इनइफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये मेरा किससे जुड़ा हुआ है? ये मेरे माइंड से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने माइंड में बहुत ज्यादा ओवर ले ली इमोशन। अब देखो मैं एग्जांपल दूंगी, तुम लोग हंसना मत, ठीक है? एक लड़का है और एक लड़की है, धोखा दे दिया, लड़का लड़की को धोखा दिया। ठीक है, लड़की बहुत रोई धोई बेचारी अपना चुप हो गई, रहने दो। फिर लड़का आया, लड़की सुधर गई अपना कि छोड़ दो, मैं भूल जाती हूँ उसको, माइंड से निकाल देती हूँ, बहुत कमीना लड़का था। सॉरी। वो भूल गई। फिर आया लड़का, देखो इधर, फिर आया, फिर मना रहा, प्लीज मान जाओ ना, प्लीज मान जाओ ना, इस बार धोखा नहीं दूंगी, पक्का धोखा नहीं दूंगी। ये लड़की मान गई। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इमोशनल है और इमोशनल होके हर काम करती है। अब इसलिए ना, इतना इमोशनल है ना, इसलिए इस लड़का के साथ इसका कम्युनिकेशन जो है ना इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा बात होगा लड़ाई होगा, थोड़ा सा बात होगा लड़ाई होगा। क्यों भाई? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा इमोशनल हो, तुम दिल से सोचती हो, माइंड की नहीं सोचती हो। थोड़ा तो उसको वेट करने देती, थोड़ा तो उसको मजा चखाती कि नहीं नहीं करेंगे, थोड़ा सा तो मतलब 2-3 दिन वेट कर लो। नहीं, तुम्हारा इमोशनल पना का वजह से ना ये तुमको बार बार गिराता है। ठीक है, अच्छा ये भी बात है, और तुम्हें ऐसे भी देखना कि जो इमोशनल लोग होते हैं ना, तो उनके साथ ज्यादा ही गलत भी होता है, ये भी बात है। और जो बहुत सॉफ्ट हार्ट के होते हैं तो उनके साथ ये नहीं होता। तो बोला इमोशन जो है ना वो भी एक साइकोलॉजिकल ही बैरियर है, क्योंकि इमोशन माइंड से भी एक जुड़ा होता है। माइंड नहीं चलता है, मैं माफ कर ही देती हूँ, ठीक है, मैं माफ कर ही देती हूँ। अब माफ कर दी, ठीक है, माफ कर दी, लड़की ने माफ कर दी लड़का को, ठीक है, माफ कर दी। अब ये थोड़ा थोड़ा बात पे लड़का इससे लड़ाई करेगा, क्योंकि उसको पता है कि मैं लड़ाई करूंगा फिर तो मान ही जाएगी, मैं वो तो इमोशनल लड़की है, वो तो फौरन मान जाएगी है। तो अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इफेक्टिव नहीं होगा। अगर ये बहुत दिन में मानती तब लड़का इतना जल्दी जल्दी लड़ाई नहीं करता। ठीक है, तो इसलिए इमोशनल बैरियर, इमोशनल होना भी एक साइकोलॉजिकल बैरियर है। ज्यादा इमोशन होने से ना लोग तुमको इमोशनली क्या करेंगे, इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं। ठीक है, ठीक है, देखो अभी एक और मैं एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे बेटा है और या मम्मी है, तो बेटा अपने मम्मी से हर बात वो मनवाएगा जो गलत है। मम्मी मान लीजिए तो मैं जान दे दूंगा जाके, मैं सुसाइड कर लूंगा, और मम्मी पूरा इमोशनल अपने बेटा को लेकर, अच्छा अच्छे बेटा ठीक है मैं ये काम कर लूंगा। अब माँ बेटा में जो कम्युनिकेशन होगा इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? देखो इनइफेक्टिव हो रहा ना, ये तो हर काम अपना जिद से करवा रहा, गलत काम को भी पूरा करवा रहा।
इफेक्टिव कब होता है? जब मम्मी अपने बेटे को समझा पाती कि बेटा ये काम गलत है, ये मत करो, ठीक है, ये काम मत करो, ये गलत है, लेकिन वो तो समझा ही नहीं पा रही क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या कर रहा है, इमोशनल खेल खेल रहा है। मम्मी मैं आपका बात सुनूंगा नहीं, बस मुझे ये काम चाहिए तो चाहिए, अगर आप ये काम नहीं कीजिएगा तो मैं जान दे दूंगा, मैं ये कर लूंगा, क्योंकि मम्मी बहुत इमोशनल है ना। अब मम्मी तुरंत बेटा का बात मान ले रही है, नहीं बाबा मेरा बेटा अगर जान मान दे दिया तो ठीक है बेटा, मैं तुम्हारा कोई बात नहीं मानता, चलो। उस तरह करते करते उसका बेटा बहुत ज्यादा मतलब ये हो जाएगा। तो ये बोला इमोशनल भी क्या है, साइकोलॉजिकल बैरियर, इंसान का माइंड से ही जुड़े जाता जाके, ठीक है। डिस्ट्रस्ट, अब तुम दम डिस्ट्रस्ट किसी पे करो ही ना, मेरी बात सुनो, ठीक है, अच्छी बात है, जल्दी से किसी पे ट्रस्ट मत करो, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान को भी ऐसा नहीं बहुत दिन से तुम किसी से बात कर रही हो, वो अच्छा इंसान है, बार बार तुम ऐसे इसलिए लड़ाई करी कि मुझको तुम्हें भरोसा नहीं है, मुझको तुम्हें तब तुम्हारा कम्युनिकेशन जो होगा ना वो इफेक्टिव नहीं होगा, क्या, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। अब कहने का मतलब मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ, मेरी बात सुनो, मैं पढ़ा रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, मेरे मेरे एग्जाम्पल समझो, मैं पढ़ा रही हूँ और तुम लोगों को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, ठीक है, तुम लोगों को मेरे पे ट्रस्ट नहीं है, क्यों ट्रस्ट नहीं है कि हो सके दीदी का या मैम का या जिबा का क्वेश्चन लड़े ना एग्जाम में, ठीक है, तुम लोग दूसरी जगह भी जाके नोट्स देख रही हो, ठीक है, कि मैं दीदी का पे उतना नहीं भरोसा करूँ, मैं उधर भी देख रही हूँ, और मैं मैम का और जेबा का मैं नोट्स पे भरोसा नहीं करूँ तो मैं उधर भी देख रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे या तुम्हारे बीच में जो पढ़ाई या कम्युनिकेशन हो रहा है वो इफेक्टिव नहीं होगा, तब मेरा जो मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी ना वो तुम्हारे लिए इफेक्टिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तुम मेरे पे पूरा ट्रस्ट नहीं कर पा रही हो ना, तुमको मेरे पे पूरा ट्रस्ट करना पड़ेगा। अगर डिस्ट्रस्ट करोगी तो मिस कम्युनिकेशन हो जाएगा, मिस कम्युनिकेशन मतलब कि तुम मेरे बात को अच्छे से नहीं लो पाओगी, क्योंकि तुम्हारे माइंड में बैठा हुआ हो सके ये गलत पढ़ा रही होगी, हो सके इसके एग्जाम में लड़े ही ना, है ना, मेरे पे भरोसा ही नहीं तुमको, तो तुम कैसे फिर तुम मेरे क्लास कैसे अटेंड करोगी, तब तुमको मेरे क्लास करने में दिल भी नहीं लगेगा, जब दिल नहीं लगेगा, माइंड नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन, बोलो क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा तुम्हारा इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगा, यानी कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा। वो बैरियर का नाम क्या है, डिस्ट्रस्ट। जब तुम मेरे क्लास में आ रही हो क्लास करने के लिए, तुम पूरे ट्रस्ट के साथ आ रही हो, तो जो मैं कुछ भी बताऊंगी ना तुम उसको बहुत दिल से समझोगी कि नहीं, मैं एक छोटा छोटा बात भी बोलूंगी ना तुम उसको बहुत अच्छे से समझोगी, पूरे दिल से समझोगी कि नहीं, जो भी बोला गया है वो बात सच है, एग्जाम में आएगा ही, हाँ बिल्कुल। और जहां तुम्हारे माइंड में ये बात हो गया, पता नहीं ये झूठ बोल रही है कि क्या, पता नहीं एग्जाम में आया है कि नहीं, पता नहीं ये गलत पढ़ा रही है कि क्या, अब तुम्हारे माइंड में ये सब बात चलेगा ना, तो तुम जो मैं पढ़ा रही हूँ ना वो तुम उसको नहीं समझ पाओगे, ठीक है, तो वो हो जाएगा डिस्ट्रस्ट। वो कौन सा बैरियर आ गया मेरे तुम्हारे बीच में, डिस्ट्रस्ट आ गया। अनसर्टेनिटी और डॉट भी इसी टाइप का होता है, ठीक है ना। रेजिस्टेंस एंड चेंज, बोला चेंज हो रहा, बोला ना कि रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को रोकना, है ना, तो बोला कि जो चेंज को रोकता है ना वो भी साइकोलॉजिकल बैरियर होता है। फॉल्स एजम्पशन करना, फॉल्स एजम्पशन करना, किसी के बारे में गलत एजम्पशन बना लेना। मेरी बात सुनो, इस एक क्लास में टीचर आया, ठीक है, एक क्लास में टीचर आया, बहुत ही देखो मैं खाली समझाने के लिए बता रही हूँ ना, मान लो सर गुड लुकिंग नहीं है, ठीक है ना, सर क्या है गुड लुकिंग नहीं है, बहुत मतलब बल्कि सा जैसे लग रहे हैं, मतलब बहुत ही फेस भी काला है, गुड लुकिंग नहीं है, ठीक है ना, गुड लुकिंग नहीं है, ठीक है। तुम अब स्टूडेंट क्या बोलेगा, सर कितने काले लग रहे हैं, कितने देखने में अजीब लग रहे हैं ना, ये काले, जरूर पढ़ाते भी बहुत घटिया होंगे, बहुत घटिया पढ़ाते होंगे। मैंने क्या किया, फॉल्स असम्पशन बना लिया, एक हो गया। या फिर मैं एक आदमी से मिली और मैं क्या बोली कि नहीं बाबा, मैं तो इसको जानती मानती हूँ नहीं, ये बहुत ही बदमाश आदमी होगा, गुंडा, ऐसे बहुत क्रिमिनल टाइप का लग रहा देखने में। एक होता है इंसान का देखने में चेहरा क्रिमिनल रहता है लेकिन वो रियल में होता नहीं है, देख के मैं बोलेंगे ये बहुत क्रिमिनल जैसा लग रहा देखने में, जरूर क्रिमिनल होगा। मैंने क्या किया, फॉल्स असम्पशन बना लिया। और अब जब मैं ये जो पर्सन है, ये मुझे जो भी बोलेगा, मान लो मुझे पढ़ा रहा है, ठीक है, ये मेरा टीचर है और देखने में ये अजब सा लग रहा है, मैं बोली कितना क्रिमिनल जैसा लग रहा है देखने में, अब वो कैसे भी पढ़ाएंगे तो मैं उनके क्लास में इंटरेस्ट नहीं लूंगी, क्यों, क्योंकि मैंने अपने माइंड में क्या बैठा लिया, ये बदमाश आदमी है ना, ये बदमाश आदमी है। तो तब अब मेरे और उसके बीच में जो कम्युनिकेशन होगा ना तो वो इनइफेक्टिव हो जाएगा, बैरियर आ जाएगा, किस चीज का बैरियर, फॉल्स असम्पशन, क्यों, क्योंकि मैंने उस आदमी के बारे में एक नेगेटिव सोच बैठा लिया ना, नहीं बाबा बहुत ही अजब लग रहा देखने में, कैसा लग रहा है, क्रिमिनल जैसा लग रहा है, एकदम एक जरा अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, पहले ही मैंने असम्पशन ऐसे बना लिया,
ठीक है, देखने में खड़ूस लग रहा है, ये वो। एंगर, गुस्सा, माइंड, तुम्हारे, ये भी तुम्हारे साइकोलॉजिकल माइंड से जुड़ा हुआ। सुन लो, ए है बहुत अच्छी और बी है, ए और बी के बीच में बात हो रहा, ए बहुत गुस्सा कर रहा, बहुत ज्यादा, हर थोड़ा थोड़ा बात पे गुस्सा कर रहा, हो गया ना, बैरियर आ गया ना दोनों के बीच में, बार बार गुस्सा आ रहा, गुस्सा आ गया यहाँ पे, बार बार गुस्सा आ रहा, गुस्सा बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर। ठीक है, तो ये सारे बैरियर आते हैं कम्युनिकेशन के बीच में। अच्छा, इसे क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं बता दे रही हूँ। पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा साइकोलॉजिकल बैरियर है, पहले क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है, एंगर दे दिया, पुअर अटेंशन दे दिया, प्री इवोल्यूशन दे, प्री मेच्योर इवोल्यूशन दे दिया, अब बोलेगा का इनमें से कौन कौन सा बैरियर है, ठीक है ना। क्वेश्चन दोनों तरीके से आता है, ठीक है ना। देख लो साइकोलॉजिकल बैरियर, अच्छा यहाँ पे है, मैं इतना बेकार समझा रही थी तुम लोगों को। अच्छा छोड़ो, अब तो मैं समझा, क्या जरूरत है यहाँ से करने का, इसको मैं पार करी, समझाना जरूरी है बताओ। यहाँ तो मैं समझा दी ना कि पूरा टेंशन क्या होगा, है ना, वही तो वही सब बात है। हाँ, नहीं हाँ, वही सब टाइम वेस्ट होगा। ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर कैसे होता है, आ जाओ। बोल रहा है कि रूल्स एंड पॉलिसी, ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे रूल्स हैं, रेगुलेशन है, ये भी क्या है, बैरियर। मुझे ए और जैसे तुम एक देखी होगी रुझान, मैं पढ़ाई थी ना स्कॉलर चैन, जैसे कि अगर ए बी सॉरी सी एंड डी, अगर ए को डी से बात करना है तो पहले इसको देना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं बात कर सकता है। ए को डी को ए को डी को रिपोर्ट जमा करना है, तो ए पहले बी को रिपोर्ट देगा, बी सी को देगा, सी डी को देगा, ठीक है। तो ए क्या बोलना चाहता है डी को, वो तो नहीं बोल पा रहा, तो अब बोलो इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होगा तो क्या वो इफेक्टिव होगा। अगर ए को डी से जो बात करना है, ए रियल में वो बात समझा पाएगा डी को जो वो बोलना चाहता है, बिल्कुल भी नहीं। तो ये क्यों हो रहा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा रूल्स और ऐसा पॉलिसी बनाया गया, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्किकल पोजीशन बनाया गया कि ए डी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता है। ये रूल्स है, ये पॉलिसी है, किसकी, कंपनी की, ठीक है। और ये ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इन सब की वजह से ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर आता है। तुम देखी इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर बना हुआ है, ए को डी से बात करना है तो वो डायरेक्ट नहीं बात करेगा, वो जाके बी को बोलेगा कि तुम मेरा बात प्लीज यहाँ तक पहुंचा दो, तो बी बोलेगा अच्छा मैं सी को पहुंचाता हूँ, सी जाके डी को पहुंचाएगा। एक्चुअल में क्या बोलना चाहता है तो हो नहीं पाएगा ना। देख लो किस किस वजह से, क्योंकि रूल्स बना हुआ, कंपनी की वो पॉलिसी है, हायरार्किकल पोजीशन दिया गया है कि डायरेक्ट नहीं बात कर सकता है, सबसे हाई ये है डी है तो ये नहीं बात कर सकता सही। ऑर्गेनाइजेशनल में ऐसी फैसिलिटी दी गई है, ऑर्गेनाइजेशनल बहुत कॉम्प्लिकेटेड मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस वजह से वहां पे कम्युनिकेशन करने में इतना बैरियर आ रहा है। पर्सनल बैरियर, कम्युनिकेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फैक्टर बोथ सेंडर, पर्सनल फैक्टर भी सेंडर और रिसीवर को इफेक्ट डालते हैं कम्युनिकेशन करने में। fear of challenge to authority, superior may withhold communication to maintain their position prestige in organization। बोल रहा है क्या कि पर्सनल बैरियर का एग्जांपल ये है कि जो ऑथोरिटी जो होता है ना उसको फेयर, मतलब एक कोई ए मैनेजर है तो ए तो सुपीरियर है भाई, ठीक है, क्योंकि ए सुपीरियर है, और बी नीचे है, उसके बाद सी बी सी डी, बी है सी है, डी है, ई है, एफ है, ठीक है। ए सोचेगा कि चलो भाई कि थोड़ा मैं कभी कभी बी से बात कर लूँ, कभी कभी सी से बात कर लूँ, है ना, तो बोलेगा कि नहीं मैं नहीं बात करूंगा, क्यों, क्योंकि मैं मैनेजर हूँ। फिर मेरा क्या पोजीशन रह जाएगा बताओ पहले, अगर मैं उन लोगों से बात कर लूँ जाके तो, नहीं, मैं खुद से नहीं बात करूंगा, क्या है, वो मेरा ऐसा पोजीशन ही है, मेरा ये ऑथोरिटी दिया गया, बाप रे बाप, मेरा और उनके में क्या फर्क, ये माइंड में आएगा। अब जब ये माइंड में आएगा ना तो जब ए और बी बात करेंगे ना
तो जो बात एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। बस काम के अकॉर्डिंग जो बात होगा सर हाँ या ना में बात होकर खत्म हो जाएगा। क्यों? एक को घमंड है कि मैं पावरफुल हूँ तो मैं क्यों अपने सबऑर्डिनेट से बात करूं। फिर लेक ऑफ कॉन्फिडेंट ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट वही वाला बात कि सुपीरियर और इन्फीरियर का बात होता है कि मैं सुपीरियर हूँ, मुझे अपने सबऑर्डिनेट पे कॉन्फिडेंट नहीं है। अनविलिंगनेस अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, सबऑर्डिनेट में अवॉइड शेयरिंग इन्फॉर्मेशन विद द सुपीरियर। अब तुम्हारा क्या है, जो सबऑर्डिनेट रहता है वो भी अपना इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं देना चाहता है अपने सुपीरियर के साथ। उसको फेयर होता है नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस। अगर मैं कुछ बोल दूं, हो सके वो गुस्सा हो जाए, मैं मैं बात कर रहा हूँ है ना, हंस हंस के बात करो, हो सके मेरे हंसी में कुछ ऐसा बात निकल जाए जो मेरे सुपीरियर के लिए डिसरिस्पेक्ट हो जाए, है ना, तो वो मेरे लिए खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन होगा हेजिटेशन होगा, इनइफेक्टिव कम्युनिकेशन होगा। क्यों? हम हम अपने से ऊपर इंसान से बात करेंगे तो हम लोग हेजिटेशन दिखाते हैं। जैसे मैं एक बात बोल रही हूँ, मैं जब गई थी श्री श्रीकांता कॉलेज इंटरव्यू देने के लिए, मैं वहां पे सारा चीज भूल गई थी जाके, सारा चीज। ये बिल्कुल पर्सनल बैरियर का एग्जाम्पल है। क्यों? मुझसे बिल्कुल होता है। क्या बोल रही थी सुषमा? हाँ गई थी। क्यों? हाँ हाँ, वहाँ पे वैकेंसी आई थी ना एक, बहुत रिप्यूटेड कॉलेज और बहुत हाई फाई कॉलेज, वैकेंसी निकली थी और बहुत खूबसूरत कॉलेज। और कॉलेज के हाँ मैं गई थी, आरती लोगों को भी पता है मैं श्री श्रीकांता गई थी। ये आया था मेरे पास, कॉल लेटर आया था। तो वहां पे जब मैं इंटरव्यू देने गई थी ना, वहां पे पता है क्या हुआ था, मतलब कि एक तो वहां पे तो मतलब बहुत सिर्फ गर्ल्स का ही गया इंटरव्यू था, सिर्फ गर्ल्स का था। सिर्फ श्रीकांता सिर्फ गर्ल्स कॉलेज है, लेकिन पता है गर्ल्स वो कॉलेज है, वहाँ का एरिया ही देख के नहीं लगता है कि वो मतलब कोई नॉर्मल एरिया है। उसके सामने हाँ उसके सामने बड़ा बड़ा इंडस्ट्रीज है और एकदम बड़ा बड़ा फैक्ट, ये नहीं है मतलब बड़ा बड़ा जो कंपनी होता है ना वो सब है। और रोड वगैरह एकदम सब साफ सुथरा बहुत अच्छे से बना हुआ था। मैं तो देख के पूरा हैरत करने लगी, कितना खूबसूरत कॉलेज है। हम लोगों को जिस रूम में बैठाया हुआ था ना, इतना अच्छा रूम था, मतलब पूरा रूम भी मतलब क्या मैं बोलूँ, बहुत खूबसूरत था, बहुत अच्छा कॉलेज था। मैं गई थी श्री श्रीकांता कॉलेज इंटरव्यू देने के लिए, बट मेरा नहीं हुआ। हो जाता अगर मेरा कोई पैरवी कर देता ना तो मेरा हो जाता, क्योंकि वहां पे जिसका हुआ था ना वो पैरवी वाले के ही बस। एक लेडी का हुआ था, तो मैं मतलब एक दो लड़के से मैं बात की थी, तो वही लोग बोल रहे थे कि देख वहाँ हम लोग गए थे तभी पता चला था क्या हो सकता है इसका हो, क्योंकि उसका जो हस्बैंड है ना वो भी प्रोफेसर ही, वो भी छोटा मोटा नहीं, शायद कोलकाता का कि शायद रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर था। तो मे बी उसका सोर्स लगे सब, मतलब वहाँ पे लड़की लोग बात कर रही थी, तो मैं वहाँ से एक दो लड़की का नंबर ली थी, तो मैं उससे पूछी थी कि आखिर तुम लोगों का कॉल लेटर आया, किसका आया कॉल, तो वो लोग बोले कि ये वही का हुआ जिसका हम लोग बोल रहे थे। तो हर जगह तो प्राइवेट, लेकिन हाँ यूजीसी निकाला था, एक सीट निकाला था यूजीसी, गवर्नमेंट जॉब था। वो तुम्हारा ये है सुषमा, क्या पीपीटी है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, श्री श्रीकांता। हाँ हाँ, पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, पीपीटी मॉडल है। मैं ठीक बोली ना, पब्लिक प्राइवेट पार्टनर, हाँ पीपीपी है, हाँ हाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मतलब उसमें गवर्नमेंट पढ़ाती है। हाँ बहुत हाई फाई कॉलेज है, बहुत हाई फाई। यहाँ पे तो आसनसोल में, हाँ तो यहाँ पे आसनसोल में तुमको नहीं मिलेगा वो ऐसा कॉलेज, क्योंकि वो जिस इलाका वो मेरा जॉब लग जाता ना तो मेरा तो लाइफ चेंज हो जाता, मैं तो बोली थी इन लोगों को बस मेरा वहाँ जॉब लग जाता। लेकिन ना एक होता है ना, हाँ अगर कोई सिफारिश कर देता ना कोई, मतलब तो बिल्कुल मेरा हो जाता, क्योंकि मेरा क्राइटेरिया तो फुलफिल हो ही रहा था पूरा। एक और क्या था वहां पे कि तुम्हारा वो कॉलेज जो सीट निकाला था ना वो यूजीसी निकाला था, मतलब वो प्राइवेट जॉब नहीं निकाला था, गवर्नमेंट जॉब निकाला था, सैलरी भी बहुत ज्यादा हुई, मतलब यूजीसी वैकेंसी निकाली थी, मतलब गवर्नमेंट की तरफ से वैकेंसी आई थी, प्राइवेट वैकेंसी नहीं आई थी। अगले साल तो मैं गई थी, इसी टाइम गई थी इंटरव्यू देने के लिए। इवन मैं अभी भी ग्रुप में हूँ, श्रीकांता ग्रुप में, वो लोग ऐड किए थे जितने भी टीचर को गया, ज्यादा लड़की लोग नहीं आई थी, 20 गर्ल्स ही गई थी, 20 की 27 गर्ल्स गई थी सिर्फ, और गर्ल्स का अलग है बॉयज का अलग है ऐसे करके।
बहुत अच्छा कॉलेज है, लिफ्ट से आने जाने का ऊपर है, बहुत अच्छा। मैं तो देख के तो मतलब चकाचौंध हो गया कि बाप रे बाप कितना। हाई फाई है बहुत। हाँ बहुत हाई फाई हाई कॉलेज। फाई लोग ही वहाँ पढ़ता है, जो स्टूडेंट्स सब एकदम हाँ क्या बोले, ब्रिलियंट ब्रिलियंट स्टूडेंट्स लोग हाँ, पढ़ता है वहाँ पे। वहाँ पे जो स्टूडेंट लोग पढ़ेगा तो वहाँ पे पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में देखी, इतना खूबसूरत रूम बनाया हुआ था ना, एसी लगा हुआ था पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में, हर एक रूम में एसी दिया हुआ था। सोच लो, साइंस डिपार्टमेंट, साइंस वाला अलग था, मतलब साइंस अलग है, पॉलिटिकल साइंस में आर्ट्स वाला डिपार्टमेंट अलग है, स्कूल अलग है, कॉलेज अलग है, ऐसे करके है। और अंदर तो ऐसा लगता है कि एकदम जन्नत की जैसा है, पूरा झूला वगैरह सब चीज लगा हुआ था। बहुत अच्छा कॉलेज था, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और जिस रूम में बैठाया था तो वो हम लोग पॉलिटिकल साइंस पढ़े। और मैम लोग भी इतनी खूबसूरत खूबसूरत मैम थी, इतनी अच्छी अच्छी, सब थी, मतलब बड़ी बड़ी थी, मतलब एजेड थी, लेकिन अच्छी लग रही थी, हम गोरी गोरी बहुत अच्छी लग रही थी। मतलब बोलता ना, ये जॉब, बड़ा जॉब लगने से इंसान का स्टेटस हो जाता है, इंसान मतलब देखने में ही गुड लुकिंग लगने लगता है। वो क्यों ना, मतलब चार जॉब लगने के बाद फेस पे चार्मिंग आ जाता है, और वो उन लोगों का फेस पे दिख रहा था कि इन लोगों का मतलब वो लोग इतना ऐसे खूबसूरत बोल के नहीं थी, लेकिन एक होता है ना एटीट्यूड स्टेटस, वो उन लोगों का फेस पे दिख रहा था। एकदम बहुत अच्छे से, एकदम स्टाइल स्टाइल करके थी, बहुत अच्छी थी। और बहुत अच्छा भी लगा था मुझे इंटरव्यू देने में, बट मेरा हुआ नहीं। एक ही सीट था सुषमा, और इतनी सारी स्टूडेंट हो गई थी, लेकिन एक सीट था तो, लेकिन गवर्नमेंट वाला था। जिसका भी हुआ होगा गवर्नमेंट हुआ होगा। मैं बताई थी, मुझसे पूछा गया था ये, मैं बताई भी थी आंसर। एक में हम ही लोग का मुस्लिम में मैं सिर्फ अकेला गई थी, सारी बंगाली थी और हिंदू थी, मतलब मुस्लिम में सिर्फ मैं गई थी, ठीक है। तो मुझसे पता कौन क्वेश्चन पूछा गया था, देखो मैं बता रही हूँ। मैं क्या बताई थी आरती, कौन सा कमेटी के बारे में पूछा गया था, मुस्लिम माइनॉरिटी कमेटी से, मुस्लिम माइनॉरिटी कमेटी कोई आया था हाँ ना। हाँ, माइनॉरिटी कमेटी। नहीं नहीं, नाम कुछ बताया वही था, बोला। क्या तो, चार कमेटी से, चार हाँ हाँ, कमेटी। सच्चार कमेटी क्यों आया चार था। कमेटी, हाँ अ, सर, मुस, चार कमेटी जो मुस्लिम कम्युनिटी के लिए हाँ बात किया था, हाँ। मुस्लिम लोग का रिजर्वेशन के लिए, मतलब ये करने के लिए, उनका इकोनॉमी करने के लिए आया था, ठीक है ना। मुझसे सारा डेट पूछे तो मैं बताई, डेट भी बताई कि 2005। उसके बाद सब डिफिनेशन पूछे, मैं वो भी बताई, डिफिनेशन भी बताई, सारा चीज बताई। लेकिन ना कार्ल मार्क्स का बुक भी बताई, लेकिन सर सब चीज में बताई, ऐसा बात नहीं है। एक क्वेश्चन में हेजिटेशन हुआ था, बाकी मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा गया था। लेकिन बोला था ना कि, और एक आर्टिकल भी नहीं था, वो भी बात था। और दूसरी बात ये नहीं था कि हो जाता, लेकिन उतनी किस्मत भी साथ नहीं दिया, ये भी बात। अच्छा, वो लोग इंग्लिश में बोल रहे थे। मैं भी इंग्लिश में ही बोल रही थी, मैं पूरा प्रिपरेशन कर रही थी। नहीं, लेकिन बोलने का वो लोग बोले थे कि तुम अपना लैंग्वेज में बोल सकती हो, क्योंकि मेरे साथ एक हिंदी। क्योंकि वहाँ पे तो दोनों स्टूडेंट्स हैं, आपको हाँ, तो बाइलिंगुअल पढ़ाना वहाँ होता पे, है। हाँ वहाँ मुझे बोला गया था कि तुम अपना लैंग्वेज में बोल सकती हो। अब मुझे भी बोला गया था, एक लड़की और हिंदी मीडियम की थी, उसको भी बोला गया था कि तुम अपना लैंग्वेज में बोल सकती हो, लेकिन 100% इंटरव्यू होना चाहिए, ठीक है। मैं खिदिरपुर भी गई थी कॉलेज, खिदिरपुर लेकिन गई थी तो प्राइवेट कॉलेज है वो, सॉरी, वो है गवर्नमेंट कॉलेज, लेकिन मुझे गेस्ट लेक्चरर के लिए बोला गया था। खिदिरपुर में मेरा हो गया था, लेकिन वहाँ पे पैसा बहुत कम दे रहा था, तो मैं वहाँ पे अगर खिदिरपुर में जाके रहूंगी तो मेरा पैसा ही पूरा वहाँ पे लग जाएगा। मतलब खिदिरपुर कॉलेज है, ठीक है, और वो प्राइवेट टीचर मुझे रख रहे थे वहाँ पे एज ए प्राइवेट, मतलब गेस्ट लेक्चरर भी नहीं रख रहे थे, प्राइवेट। तो वो इसलिए मैं नहीं गई, क्योंकि वहां मैं रहूंगी तो मेरा पूरा खर्चा ही उसमें हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से मैं खिदिरपुर को नहीं मतलब की थी। और उसी खिदिरपुर के बाद ही मुझे श्री शिकांता में जाना था, तो मैं श्री शिकांता में, वो तो गवर्नमेंट था तो मैं उसको ज्यादा प्रेफरेंस करती। तो उसके लिए भी मुझे था, बहुत उम्मीद था कि मुझे हो जाएगा, क्योंकि वहां पे फायदा ये था ना कि सिर्फ गर्ल्स इंटरव्यू देने गए थी और बॉयज का नहीं। ये मुझे बेनिफिट वहां पे दिखा था, बट क्या बोलूं, किस्मत ही साथ नहीं दिया। बट मुझे लगता है ना कि मेरा जॉब लगे ना तो कोई हाई हाई, जैसे ठीक है वो था, कॉलेज था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा यूनिवर्सिटी वगैरह में जॉब लगे, ठीक है, कॉलेज में भी पहले लग जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर बनूं, मैं फिलोसफर बनूं, मतलब एक होता है ना कि हाँ कुछ करे लाइफ में आदमी। ठीक है, पहले कॉलेज में लग जाए अभी कॉलेज में नहीं लगा, थोड़ा खाओ देगी इंशाल्लाह लगेगा। मतलब जितना मैं, मतलब ऐसा बात नहीं, मुझसे ज्यादा भी बहुत सब कोई पढ़ते हैं, मतलब मुझे लगता है ऐसा, बनूं तो कोई बड़ा चीज बनूं। तो वही बोला कि एक ये होता है। लेकिन फिर इससे कांदा में गए थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, वहाँ का इन्वायरमेंट बहुत अच्छा लगा था, आसपास का। सामने एक बड़ा सा कंपनी थी, बहुत खूबसूरत अच्छी लग रही थी।
क्योंकि वो स्कूल का शोभा को और मतलब स्कूल की रिपुटेशन को और बढ़ा रही थी वो कंपनी। लेक ऑफ कॉन्फिडेंट एंड सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट। हाँ, मैं वही बात बोली थी, जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो मेरा कॉन्फिडेंट बहुत लूज हो गया था, मेरे माइंड में जितना चीज था वो एकदम डिलीट हो रहा था। तो वो तो मेरा पहला इंटरव्यू था ना, एक खिदिरपुर के बाद वो दूसरी था। खिदिरपुर में उतना नहीं था, 2 ही प्रोफेसर बैठे हुए थे, और फिर इसी कांता में इतना सारा प्रोफेसर बैठे हुए थे, पूरा बड़ा ऐसा हॉल था, उसी में इतना सारा प्रोफेसर, लेडी प्रोफेसर, सारे सारे प्रोफेसर पता है, कोई भी प्रोफेसर पता है मतलब कोई ये नहीं थे, मतलब सारे ही रिटायर्ड प्रोफेसर थे, सारे बूढ़े बूढ़े प्रोफेसर, इंटेलेक्चुअल्स। अब उन लोगों के सामने सोचो हम लोगों के क्या वैल्यू। कुणाल सर और आशीष सर के एज के कोई भी प्रोफेसर नहीं थे, कोई भी नहीं थे, सारे ही बड़े बड़े प्रोफेसर। सबका बाल बाल जो था ना सादा सादा था, सब बूढ़े बूढ़े थे। देखने भी वो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे कि मतलब एक साथ इतना सारा प्रोफेसर और सारे बूढ़े, इतना बड़ा सा बड़ा सा ऐसे ये बना हुआ था, और सब चारों तरफ से बैठा हुआ था। हम बोले अच्छा कोई यंग प्रोफेसर नहीं है, तो इतना इंसल्टिंग हो जाता आदमी को या हेजिटेशन हो जाता बहुत ज्यादा। तो वही बोल रहे हैं अनविलिंगनेस टू द ऐसे तो मुझे कोई बात नहीं है, इंसल्टिंग भी होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो इंटरव्यू देने गई थी। लेकिन एक होता है ना, मैं यार मैं यार क्यों कॉन्फिडेंट लूज हो गई। मैं जब देखी ना कि इतना बड़ा बड़ा प्रोफेसर है, तब मेरा और कॉन्फिडेंस थोड़ा लूज हो गया था। मतलब मैं क्या सर मुझे बोले क्या पानी पियो पानी पियो, तुम बहुत ज्यादा नर्वस हो गई क्यों, क्योंकि मैं देखी कि इतना बड़ा बड़ा प्रोफेसर लोग बैठा हुआ सुषमा, सारे बूढ़े बूढ़े एज के प्रोफेसर थे, मुझे पता है कि ये लोग कितने, इन लोगों का नॉलेज कितना लेवल पे होगा, तो इस वजह से मैं और डर गई थी। होता है। हाँ, ऐसा इंसान को देख के ना इंसान का मतलब अपने आप को अंडर एस्टिमेट करने लगता है इंसान। नहीं, लेकिन वो मेरा वीक पॉइंट था, मुझे मैं सोच रही हूँ कि अब मैं जाऊंगी ना तो मैं ऐसा इमेजिनेशन करके जाऊंगी कि ज्यादातर बूढ़े प्रोफेसर बैठ के रहेंगे, मतलब ओल्ड एज वाले, तो वो लोगों को ज्यादा नॉलेज होगा, तो मुझे मतलब दोनों प्रिपेयर करके जाना, ओल्ड एज वाले हो या यंग वाले हो, हमको दोनों का ही इंटरव्यू को फेस करना है। अनविलिंगनेस टू तो कम्युनिकेट, बोले कम्युनिकेट सब ऑर्डिनेट में भी अवॉइड, वही बात हो गया। मैं जैसे गई और मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई, बोल नहीं पा रही हूँ। अब मेरे मेरे बीच में और जो प्रोफेसर लोग के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था, ठीक है, वो कम्युनिकेशन नहीं था, वो इनइफेक्टिव था। क्यों? क्योंकि मैं नर्वस हो गई ना, मैं आंसर दे रही थी लेकिन हेजिटेशन दिखा रही थी, मैं रुक रुक के आंसर बोल रही थी, सोच सोच कर बोल रही थी। हालांकि मैं जैसे तुम लोगों को पढ़ाती हूँ, मेरे मुंह से जो आंसर निकलेगा वो हेजिटेशन वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि मुझे तो मेरा जो आंसर होना चाहिए वो बिल्कुल सीक्वेंस में होना चाहिए, बिल्कुल फ्रिक्वेंसी में आंसर होना चाहिए, है ना, अच्छे से मैं दूं आंसर। मैं तुम लोगों को पढ़ाती हूँ, मेरा प्रैक्टिस हो रहा है ना, लेकिन नहीं, मैं वहां पे हेजिटेट करने लगी थी, ये बात है। लैक ऑफ प्रॉपर इनिशिएटिव्स व्हेन देयर आर नो रिवार्ड, कोई भी रिवार्ड नहीं दिया जाता, कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं किया जा रहा, तो सबऑर्डिनेट मे नॉट टेक द इनिशिएटिव्स या इन्फॉर्मेशन। बोला कि पैसा भी इनिशिएटिव अगर अच्छे से नहीं देंगे ना तो ये भी तुम्हारा एक बैरियर है, पर्सनल बैरियर ही है, क्योंकि अच्छा से सबऑर्डिनेट जो होंगे वो अच्छे से काम नहीं करेंगे जब पैसा अच्छे से नहीं देंगे तो। कल्चरल बैरियर, अच्छा मैं देख लेती हूँ ज्यादा बड़ा होगा, अच्छा ज्यादा, हाँ अभी तो है। चलो तो मैं कल और कराती हूँ, ठीक, नहीं तक रखती हूँ क्लास आज, तुम लोग को समझ में। बाकी तुम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन करोगी ना तुम, मुझे एक मिनट मुझे बता हाँ दो, समझ पुअर अटेंशन किस में आएगा, पुअर अटेंशन ये कौन सा है, पुअर अटेंशन? ये वाला साइकोलॉजिकल कम्युनिकेशन बैरियर। नहीं नहीं, मैं जैसे साइकोलॉजिकल होगा। साइकोलॉजिकल बोलो, कम्युनिकेशन बैरियर तो साइकोलॉजिकल सारे हैं, सारे ही हाँ साइकोलॉजिकल बैरियर है, ठीक है, सॉरी सारे ही कम्युनिकेशन बैरियर है। कौन सा टाइप में पूछी, टाइप टाइप में पूछी, ठीक है, टाइप मुझे बताओ, हाँ तो ठीक है ना। साइकोलॉजिकल, हाँ क्योंकि सर, टेंशन जो है वो माइंड से जुड़ा हुआ है, हाँ, माइंड जो है वो मैं कुछ क्वेश्चन साइकोलॉजिकल पूछ से जुड़ा लेती हूँ, हुआ तुम लोग का थोड़ा माइंड ही करने के लिए कुछ क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। मुझे जल्दी से बताना तुम लोग कि फॉल्टी ट्रांसलेशन ये कौन सा है? है। सेमेंटिक बैरियर। बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेरी गुड। जार्गोन, जार्गोन दोनों में आएगा, तो जार्गोन में नहीं पूछ रही हूँ, ठीक है ना, क्योंकि लैंग्वेज भी है हाँ ये, ठीक है ना। अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो तुम्हारा, मैं अभी तुम लोगों को पढ़ाई साइकोलॉजिकल बैरियर, ये किससे जुड़ा हुआ है, साइकोलॉजिकल बैरियर किससे जुड़ा हुआ है, जल्दी बताओ। माइंड से जुड़ा हुआ है। ये एग्जाम में माइंड। क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना, ये किसके चीज का बैरियर है, माइंड से जुड़ा हुआ बैरियर, ठीक है। अब मुझे तुम लोग जल्दी से बता दो दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जब मैं जब हम लोग फ्रेज को यूज करते हैं या एडम्स को यूज करेंगे, एडम्स फ्रेज, अब यार मैं लिख रही हूँ,
या डिफरेंट लैंग्वेज हो, तो ये कौन सा बैरियर है? लिंग्विस्टिक बैरियर, बिल्कुल सही बोली। अब मुझे बताओ, हाँ अब मुझे नेक्स्ट बताओ कि बैडली एक्सप्रेस मैसेज, बैडली एक्सप्रेस मैसेज, जल्दी बताओ ये क्या? सेमेंटिक। सेमेंटिक, वेरी गुड, सेमेंटिक बैरियर है, ठीक है ना। कौन सी बैरियर है? सेमेंटिक बैरियर है, ठीक है। और सैम्बल भी तुम्हारा आ जाएगा सेमेंटिक बैरियर में, ठीक है। और तो बाकी कुछ ऐसा कुछ बताने वाला पूछने वाला है नहीं। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशनल भी क्या है? बैरियर है। ऑर्गेनाइजेशनल में रूल्स रेगुलेशन हायरार्की की वजह से क्या होता है? बैरियर होता है, ठीक है ना। पर्सनल बैरियर तुम्हारा ऑथोरिटी को लेके कि मैं इतना बड़ा हूँ, मैं उससे बात करूंगा तो मेरे उसके बीच में गैप क्या रह जाएगा। हाँ, ये सब के लिए है ना। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट, कि अगर कॉन्फिडेंट नहीं है भाई, है ना, सबऑर्डिनेट और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में। अनविलिंगनेस है कॉम्बिनेट करने में, क्योंकि उनको मैं अपने बड़े से, उससे ज्यादा मैं क्या बोली कि मैं जब अपने से बड़े को इंटेलेक्चुअल लोग को देखती हूँ तो मैं सारी चीज भूल जाती हूँ। ये बताने मेरा क्या है, डिसेबिलिटी है कि क्या? अगर मैं बहुत ज्यादा जैसे कि कोई, है ना, तुम लोगों का भी, मेरे अंदर भी है, मेरे अंदर भी ये डिसेबिलिटी है कि जहां मैं कोई बड़ा प्रोफेसर को देख ली जो बहुत हाई फाई टाइप का है, ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं जीरो हूँ। तो पूरा हाथ में ठंडा हो जाता मेरा भी। मेरे सिर से कांता में होता, सालों मुझे पानी बोल रहे थे पीने के लिए, इतना डर गए थे। मुझे वो वाला एक्सपीरियंस याद हो। खिदिरपुर गई थी तो अच्छा, मैं 2 प्रोफेसर थे तो नॉर्मल में इंटरव्यू दी, लेकिन वहां पे मैं इतना ज्यादा निर्वस हो गई थी ना, तो मैं सबऑर्डिनेट बोले सुपीरियर, ऐसे याद रखो, ठीक है। बाकी मैं क्वेश्चंस लाऊंगी, तुम लोग सॉल्व करोगी, तुम लोग का देखना इजी हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं ये पीडीएफ सेंड कर दे रही हूँ, ठीक है, तुम लोग को, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रख रहे हैं। अच्छा हुआ कि आज